इस स्टोरी के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके साथ और भी कई सारे लोग सडनली एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं एंड यहाँ पर सरवाइव करने के लिए उन्हें कई सारे मिशन वगैरह को पूरा करना रहेगा। अगर ये सभी लोग मिशन को पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर इनकी लाइफ से 10 साल कम हो जाएगा और अगर एक बार ये 0 पे आ गया तो फिर उनकी डेथ हो जाएगी। हालांकि लकीली हमारे मेन कैरेक्टर के पास एसएस ग्रेड का एक टैलेंट था जिसका यूज करते हुए वो स्किल वगैरह कॉपी कर सकता है और वो आगे सर्वाइव कैसे करेगा वो हम देखेंगे इस सीरीज के अंदर। ये सीरीज काफी अच्छी होने वाली है तो फिर प्लीज एक बार इसे वॉच जरूर करना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं काफी सारे लोगों को जो कि काफी घबराए हुए थे एंड वो सभी परेशान होकर बोल रहे थे कि आखिर हम हैं कहां पर और ये सब चल क्या रहा है। इन्हीं सब के बीच में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि धीरे से अपनी आंख खोलते हुए बोल रहा था कि आखिर ये सब शोर कैसा। एंड हाँ, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी में से किसी को ये नहीं पता था कि आखिर वो है कहां पर एंड यहाँ पर चल क्या रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर जियाओलिन तुरंत ही चिल्लाते हुए उठता है और बोलता है रुको, आखिर ये सभी लोग हैं कौन और मैं हूँ कहाँ पर। मुझे जहाँ तक याद है मैं अपने घर पर था, क्या ये कोई ड्रीम है या फिर किसी ने हमें किडनैप कर लिया है। ये सब सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। तभी उसे याद आता है एक लेटर के बारे में जिसकी वजह से ये सब हुआ। फिर लिन हमें अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू करता है कि मेरा नाम है जियाओलिन एंड मैं हाल ही में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था और उस समय मेरे पास कोई भी जॉब नहीं था तो फिर मैं दिन भर गेम खेलता था क्योंकि उसके अलावा मेरे पास और कोई काम था ही नहीं। एक दिन लिन गेम वगैरह खेलने के बाद अपना फोन चला रहा था तभी उसे याद आती है अपने फादर की बात। लिन के फादर ने कहा था कि तुम सबसे बेकार बेटे हो, मैंने आज से पहले कभी भी तुम जैसा बेटा देखा ही नहीं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर घर से निकलो एंड अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओ। एंड इस बात को साबित करने के लिए कि लिन बेकार नहीं है वो घर से निकल गया। हालांकि फिलहाल उसके लाइफ के अंदर कुछ भी सही नहीं चल रहा एंड एक दिन अचानक से उसके दरवाजे पर एक पर्सन आता है जो कि लिन के लिए लेटर लाया था। लिन जैसे इस लेटर को ओपन करता है तुरंत ही उसके अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है। तो गाइस मैं तुम्हें बताना चाहूंगा एक प्लेटफॉर्म के बारे में, एक स्पोर्ट प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी सारे मैचेस वगैरह होते हैं एंड इस महीने T20 की काफी सारी सीरीज वगैरह भी होने वाली है। यहाँ पर तुम्हारे पास काफी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी वगैरह रहेगी। तुम मैच को प्रेडिक्ट करके या फिर कुछ और करके जीतने का ट्राई कर सकते हो एंड इसका सरफेस काफी स्मूथ है। तुम एक क्लिक के अंदर ही रजिस्टर वगैरह सब कुछ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और यहाँ पर अगर तुम मेरे प्रोमो कोड डीमन 400 का यूज करते हो तो फिर तुम्हें काफी अच्छी खासे बोनस और अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलने वाली है। तो फिर इसे मिस मत करना, इसे यूज जरूर करना। एंड डिपॉजिट और विड्रॉल करना भी काफी आसान है। तुम अपने बैंक में, यूपीआई में या फिर कहीं और भी विड्रॉल वगैरह कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो हाँ, अगर तुम इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हो तो फिर एक बार जाकर चेकआउट जरूर करना। प्रोमो कोड और बाकी चीजों की डिटेल तुम्हें मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगी, जाकर चेकआउट जरूर करना। एंड ये था डॉन एकेडमी का एडमिशन लेटर। जो लिन है उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई थी तो फिर अब उसे सीधा डॉन एकेडमी के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। लिन के गायब होने के साथ इस लेटर की पूरी एनर्जी गायब हो जाती है एंड इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन। लिन परेशान होते हुए सोच रहा था कि उस लेटर ने मुझे फोर्सफुली यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया है और इस प्लेस को कहा जाता है डॉन एकेडमी। इसी बीच यहाँ पर कोई और पर्सन भी आते हुए बोलता है तो आखिरकार तुम जाग गए, कितनी बुरी बात है, तुम पिछले 3 घंटे से अनकॉन्शियस थे। मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार तुम्हारी बॉडी कितनी कमजोर होगी। एंड हाँ, इस पर्सन का नाम है क्वीन जिसे कि तुम लोग काइंड ऑफ इंस्ट्रक्टर बोल सकते हो। क्वीन को यहाँ पर देखने के साथ ही सभी लोग चिल्लाते हुए बोल रहे थे कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम वही किडनैपर हो जिसने हम सभी को यहाँ पर किडनैप किया है। अगर तुम हमारे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो फिर हम पुलिस को बुलाएंगे। उन सभी की बातों को सुनकर क्वीन बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो। ये बोलने के साथ ही वो अपने शॉट को बाहर निकालता है एंड इन सभी की तरफ एक स्लेश अटैक करता है। क्वीन का ये अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इस अटैक की वजह से पीछे का वॉल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। क्वीन चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, मैं और ज्यादा बकवास नहीं सुनना चाहता। मुझे समझ नहीं आता कि हमेशा आखिरकार तुम जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इसी तरह से बिहेव क्यों करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम जबरदस्ती किसी को यहाँ पर लेकर आओगे वो डांस तो नहीं करेगा, वो घबराएगा ही। एंड यहाँ पर क्वीन एडमिशन डिपार्टमेंट को भी ब्लेम करता है कि आखिरकार वो कैसे स्टूडेंट को चूज कर रहे हैं। वो सोचता है कि एडमिशन डिपार्टमेंट वाले बहुत ही अनोइंग हैं, इनकी वजह से मैं हमेशा परेशान होता हूँ। एंड हाँ, तुम इसके नाम को क्वीन मत समझ लेना, इसका क्वीन है, क्वीन QUIN। क्वीन सभी को बताता है कि बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है एंड अब हम अपने और ज्यादा टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते, तो फिर चलो जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। हालांकि मैं तुम सभी को शॉर्ट में बता दूंगा तो फिर चिंता मत करो, तुम सभी लोग क्लास 7 के फर्स्ट ईयर में हो और मैं हूँ तुम्हारा काउंसलर क्वीन चुआन। तुम वो लोग हो जिसे चूज किया गया है। यहाँ पर आने के बाद तुम लगातार ग्रो करते रहोगे और अगर तुम अच्छे से ग्रो करते हो तो फिर तुम्हें एक नए वर्ल्ड के अंदर जाने का मौका मिलेगा। क्वीन की बातों को सुनकर सभी लोग आपस में बात करते हुए बोल रहे थे न्यू वर्ल्ड, ये क्या बकवास है, क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है। क्वीन आगे सभी को बताता है कि तुम यहाँ पर पावर, वेल्थ या फिर स्टेटस हर एक चीज को ऑब्टेन कर सकते हो, वो भी पूरी एंटायर लाइफ के लिए। वेल तो अब बहुत बातें हो गई, चलो पोटेंशियल असाइनमेंट को शुरू किया
किया जाए। क्वीन की सारी बातों को सुनने के बाद जो लिन है वो सभी को देखते हुए सोच रहा था कि यहाँ पर मेरे अलावा कम से कम 200 लोग हैं, ये कोई नॉर्मल किडनैपिंग नहीं। और आखिर ये प्लेस कैसा है, क्या हम सच में अर्थ के ऊपर हैं या फिर कहीं और। न्यू वर्ल्ड, ये साउंड भी काफी अजीब लगता है, क्या सच में ऐसा कोई प्लेस एग्जिस्ट करता होगा। इसके अलावा पोटेंशियल असाइनमेंट, क्या ये गेम के कैरेक्टर के स्टेटस जैसा है। लिन के ये सब सोचने के बाद जो क्वीन है वो एक लड़के को बताता है कि तुम्हारा एट्रीब्यूट वैल्यू है 24 एंड हाँ, इसका मतलब ये एवरेज है, ना कम ना ज्यादा। इसी बीच यहाँ पर एक मसलमैन आता है जिसका एट्रीब्यूट वैल्यू था 32, मतलब कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है, लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बट काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर धीरे धीरे करके काफी सारे लोगों की एट्रीब्यूट वैल्यू को चेक किया जाता है, काफी सारे क्या सभी लोगों की एट्रीब्यूट वैल्यू को चेक किया जाता है, लेकिन ये सभी बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मतलब कि सब के सब एवरेज थे। सबसे लास्ट में बारी आती है हमारे लिन की एंड यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट वैल्यू को चेक करने में काफी टाइम लग रहा था। लिन सोच रहा था कि सभी का एट्रीब्यूट वैल्यू 5 से 7 सेकंड के अंदर चेक हो गया था, लेकिन मैं पिछले 1 मिनट से खड़ा हूँ फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर काफी हैरान था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि फाइनली उसे एक जीनियस मिल गया है। कुछ टाइम के बाद लिन का एट्रीब्यूट वैल्यू भी चेक हो जाता है। वैल्यू चेक होने के साथ ही लिन यहाँ से निकल रहा था, लेकिन तभी जो क्वीन था वो बोलता है कि रुको, पहले तुम्हारे स्टेटस को देखा जाए। मुझे सच में ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे जरिए आज एक ट्रेजर मिल गया है। ये बोलने के बाद वो जब लिन के स्टेटस को चेक करता है उस समय उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो लिन था वो पावरफुल नहीं बल्कि वो एक ट्रेस था। अगर हम लिन के सारे एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं तब 9 होता था, मतलब कि सबसे कमजोर। एंड इंस्ट्रक्टर भी बोलता है क्या 9 पॉइंट, सच में मैंने आज से पहले कभी भी सिंगल डिजिट का एट्रीब्यूट देखा ही नहीं। तुम कोई ट्रेजर नहीं बल्कि तुम एक ट्रेस, और मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार डॉन एकेडमी तुम जैसे लोगों को एकेडमी के अंदर लेती क्यों है। तुम एक लूजर हो और तुम कभी भी टेस्ट को पास नहीं कर सकते। अगर तुम टेस्ट देने जाओगे तो फिर एक झटके के अंदर तुम्हारी डेथ हो जाएगी। एंड यहाँ पर लिन भी काफी उदास एंड परेशान था क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना कमजोर होगा। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि मुझे ऐसा लगा था मुझे एक टैलेंटेड स्टूडेंट मिल गया, लेकिन मेरी सारी की सारी उम्मीदें बेकार हो गई। तुम सिर्फ और सिर्फ एक लूजर हो, लूजर, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर लिन चुपचाप खड़ा होकर उसकी सारी बातों को सुन रहा था बिना कोई जवाब दिए। उसे अपनी फैमिली की याद आती है। यहाँ पर सभी लोग भी उसे इसी तरह से ट्रीट करते लाइक लूजर। एंड लूजर शब्द को सुन सुनकर लिन काफी परेशान हो गया था। वो सोचता है कि जब मैं छोटा था तब से मुझे यही कहा जाता है कि मैं एक लूजर हूँ। क्या मैं इस प्लेस पर भी एक लूजर ही रहूंगा? क्या मैं कभी भी लूजर के लेवल को बीट नहीं कर सकता? इंस्ट्रक्टर आगे अपने पास से एक टोकन निकालता है जिसका यूज किए बगैर कोई भी टेस्ट के अंदर नहीं जा सकता। वो बताता है कि तुम्हें ये टोकन देने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि टेस्ट के अंदर जाने के साथ ही तुम मारे जाओगे और ये इस टोकन की सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगी। लेकिन लिन यहाँ पर कहाँ मानने वाला था। वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और क्वीन के हाथों से उस टोकन को छीन लेता है। लिन चिल्लाते हुए बोल रहा था कि देखो, मैं कोई लूजर नहीं हूँ और ये सिंगल एट्रीब्यूट कभी भी मेरे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता। तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं रुकने नहीं वाला। क्वीन बोलता है सच में तुम्हारा मुंह तो काफी चलता है, लेकिन सच में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट करूंगा। जब टेस्ट के दौरान तुम मरने वाले रहोगे उस समय तुम्हें समझ में आएगा कि तुम एक लूजर हो या फिर नहीं। इसी बीच एक लड़की पूछती है कि क्या हमारे बीच में कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं है, और अगर है तो फिर वो है कौन? इंस्ट्रक्टर बताता है कि हमारे बीच में एक टैलेंटेड स्टूडेंट है जिसे कि खुद गॉड ने भेजा है और वो काफी आराम से टेस्ट को पास कर लेगी। तो फिर तुम सभी लोग इस पर ध्यान दो कि आखिर तुम टेस्ट को पास कैसे करोगे। क्वीन की बातों को सुनने के बाद एक लड़की बोलती है आपने कहा था कि एकेडमी के अंदर हम हर एक चीज को ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि पावर या फिर वेल्थ। मैं जानना चाहती हूँ कि इन सभी चीजों के लिए हमें कितनी मेहनत करनी होगी और इन सभी चीजों को हम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं। एंड हाँ, ये लड़की पूरे टीम में सबसे स्ट्रॉन्ग है जिसका एट्रीब्यूट वैल्यू तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा। उसकी बातों को सुनकर इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि तुम्हारा नाम गुजियाओ युए है ना? तुम यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं। हालांकि मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। इस एकेडमी के अंदर तुम क्रेडिट और रिडेम्पशन पॉइंट का यूज करते हुए हर एक चीज को एक्सचेंज कर सकती हो, जो चाहे वो। ली युए को देखते हुए सोच रहा था कि क्या ये लड़की हम सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्वीन भी काफी अच्छे से बात कर रहा है, इसका मतलब सच में ये काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्वीन आगे सभी से चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम सभी लोग अपने स्टेटस को चेक करना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपने माइंड के अंदर बस उस चीज को सोचना है, और ये सोचने के साथ ही तुम अपने एट्रीब्यूट वैल्यू को चेक कर पाओगे। लिन भी बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि क्वीन ने कहा था, एंड ये करने के साथ ही लिन के सामने अपीयर होता है उसका स्टेटस विंडो। स्टेटस के अंदर ली का नाम था, उसका स्टूडेंट आईडी था, क्रेडिट पॉइंट और बाकी पॉइंट जो कि ऑफकोर्स 0 हैं, और उसका एट्रीब्यूट जो कि ऑफकोर्स काफी कम है, उसका फिजिकल अटैक एफ, मैजिक अटैक एफ, एंड अगर उसके लाइफ स्पैन की बात करें तो वो है 83 ईयर। एंड इसमें जो ली है वो फिलहाल 23 साल का
है एंड अगर ली यहाँ पर नॉर्मल जिंदगी जीने का ट्राई करता है तो फिर वो 60 साल तक जी पाएगा। एंड सबसे नीचे एक वार्निंग भी दी गई थी कि बाई चांस अगर तुम बैटल के अंदर मर जाते हो तो फिर मतलब कि ली अगर 6 बार मरता है तो फिर वो खत्म हो जाएगा। एंड इन सभी चीजों को देखने के बाद कुछ लोग काफी हैरान थे एंड कुछ लोग जो थे वो काफी डरे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जिनका लाइफ स्पैन 10 साल से कम था, मतलब कि अगर वो मरते हैं तो फिर वो मर ही जाएंगे। एंड इस चीज की वजह से इन सभी को भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर ये सच कैसे हो सकता है, कोई हमारे लाइफ स्पैन को काउंट कैसे कर सकता है। इसी बीच बीप करके लिन के सामने एक और नोटिफिकेशन अपीयर होता है जिसके अंदर बताया गया था स्टूडेंट जियाओलिन, हमने एबनॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट किया है और इसी वजह से तुम अनलॉक करते हो हिडन टैलेंट। एंड इस चीज को देखने के बाद लिन काफी हैरान था, वो बोल रहा था आखिर ये क्या बकवास है, क्या मुझ जैसे किसी लूजर के पास ऐसी चीजें हो सकती हैं। लिन जल्दी से अपने चारों तरफ देखता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि बाकी लोगों ने भी उसके नोटिफिकेशन को देख लिया होगा। लिन सोचता है कि वो ऐसा लगता है मेरे स्टेटस को मेरे अलावा और कोई भी देख नहीं सकता। फिर ली अपने टैलेंट के बारे में चेक करता है जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो इसका ग्रेड देखने का ट्राई करता है तो फिर उसका भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद हमें टैलेंट के बारे में बताया जाता है जो कि ग्रेट इनहेंस, ये एक पैसिव स्किल है जिसका यूज करते हुए लिन सारे एट्रीब्यूट को लर्न कर सकता है एंड इसका यूज करते हुए जो लिन है वो स्किल को कॉपी भी कर सकता है। हालांकि ऑफ कोर्स वो हाई रैंक के स्किल को कॉपी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एफ रैंक के, और कॉपी एबिलिटी को पूरे 7 दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। और जैसे जैसे लिन ग्रो करेगा उसका टैलेंट और पावर भी बढ़ता जाएगा। इस टैलेंट को देखते हुए ली सोच रहा था फास्ट लर्न, और मैं इसका यूज करते हुए एबिलिटी को भी कॉपी कर सकता हूँ, तो फिर आखिर इसे क्या नाम देना चाहिए। अगर मुझे नॉर्मली सिंपल शब्दों में इसका नाम देना हो तो फिर मैं इसे दूंगा स्कॉलर। लिन अपने इस टैलेंट को नाम देता है स्कॉलर का और सिस्टम के अंदर भी ये चीज सेव हो जाती है कि हाँ आज से इसका नाम है स्कॉलर। फिलहाल इसका लेवल 1 है एंड जब इसके ग्रेड को चेक किया जाता है तब पता चलता है कि इसका ग्रेड है एसएस। एंड हाँ मैं तुम्हें बता दूं पूरे एकेडमी के अंदर एसएस रैंक का टैलेंट किसी के पास भी नहीं है। सभी को ऐसा लगता है कि डबल एस रैंक का टैलेंट सिर्फ एक मिथ है ना कि रियलिटी। डबल एस ग्रेड टैलेंट मिलने के साथ ही जो लिन है वो तुरंत ही अपने साइड में देखता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जो क्वीन है उसने उसे नोटिस कर लिया होगा, लेकिन क्वीन का ध्यान लिन के ऊपर नहीं था, वो बाकियों के साथ बिजी था कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह। एंड इस चीज से लिन को कंफर्म हो जाता है कि हाँ उसके स्टेटस को उसके अलावा कोई और नहीं देख सकता। लिन सोच रहा था एसएस ग्रेड शायद यही मेरे लाइफ का तुरुप का इक्का साबित होने वाला है। फिर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि लाइफ स्पैम आखिर ये क्या बकवास है, मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 9 साल की लाइफ है और अगर मैं एक बार मरा तो फिर 10 साल का लाइफ स्पैम कम होगा, इसका मतलब अगर मैं एक बार भी मरा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। उसकी बातों को सुनने के बाद क्वीन उसके सर पर एक टपली मारते हुए बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में अच्छे से पता नहीं है तो फिर मत बोलो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 साल बचे हैं इसका मतलब 9 साल के बाद तुम अपने आप ही मर जाओगे। तुम बेवकूफ लूजर, तुम्हारे लिए तो ये एक जैकपॉट है, जैकपॉट। आउटसाइड एरिया में तुम्हारा लाइफ स्पैम अपने आप ही कम होता जाएगा और 9 साल के बाद तुम अपने आप ही मारे जाओगे या फिर हो सकता है किसी इंसिडेंट में तुम मारे जाओ। लेकिन इस एकेडमी के अंदर लाइफ स्पैम एक रिसोर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। टास्क को पूरा करके तुम पॉइंट रिडीम कर सकते हो और फिर उसका यूज करते हुए तुम अपने स्ट्रेंथ वगैरह को बढ़ा सकते हो, और अगर ऐसा होता है इसका मतलब तुम्हारा लाइफ स्पैम भी बढ़ता जाएगा। ये एकेडमी तुम्हें तुम्हारा लाइफ स्पैम बढ़ाने का मौका दे रही है, तो आगे बढ़ो। इस एकेडमी के अंदर तुम्हें पावर, नॉलेज, वेल्थ हर एक चीज मिलेगी, और अगर तुम्हारे पास इनफ पॉइंट है इसका मतलब तुम इमॉर्टलिटी के रास्ते पर, और अगर तुम्हारे पास इनफ पॉइंट है इसका मतलब तुम इमॉर्टलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, तुम कभी भी मरोगे नहीं। क्वीन की बातों को सुनकर यूए पूछती है कि क्या ये एकेडमी के रूल सिर्फ एकेडमी के अंदर ही लागू होते हैं या फिर बाकी जगहों पर भी। क्वीन बताता है कि अगर तुम एक बार एकेडमी के स्टूडेंट बन जाते हो इसके बाद ये रूल हर जगह लागू होंगे, तुम एकेडमी के अंदर हो या फिर नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम अर्थ पर हो तब तक ये रूल लागू होता रहेगा। सो हमने बकवास बहुत ज्यादा कर ली, तो फिर चलो टेस्ट की तरफ आगे बढ़ा जाए। सभी लोग जहाँ पर हो वहीं पर खड़े रहो, तुम्हें हिलने डुलने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने आप ही टेस्ट के अंदर भेज दिया जाएगा। इंस्ट्रक्टर आगे चिल्लाते हुए बोलता है कि टेलीपोर्टेशन हो रहा है तो फिर सभी लोग सावधान रहना। क्वीन की बातों को सुनने के बाद सभी लोग चुपचाप अपने प्लेस पर ही खड़े थे, कोई भी मूव नहीं कर रहा था। एंड इसके अगले ही पल इन सभी को टेस्ट के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। वहीं जो क्वीन है वो परेशान होते हुए बोल रहा था कि सच में इस बार तो मेरे पास एक भी टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं आया, लगता है कि इस बार मुझे ज्यादा अच्छे पॉइंट नहीं मिलने वाले। सच में कितनी बेकार किस्मत है, मुझे अपने लक्ष्य से यही उम्मीद थी। वो जब ये सब बातें बोलते बोलते परेशान हो ही रहा था तभी उसके पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। हम क्वीन के पीछे देखते हैं एक आदमी को जो कि बोल रहा था ओल्ड क्वीन आखिर तुम कैसे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे क्लास 3 के अंदर 2 काफी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, एक है ए रैंक और दूसरा है बी रैंक, आखिर तुम्हारे बारे में क्या। उसकी बातों को सुनकर क्वीन बताता है कि मेरे क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही जीनियस है जिसका एट्रीब्यूट 40+ है। दूसरा इंस्ट्रक्टर बताता है कि अच्छे एट्रीब्यूट होने का कोई भी फायदा नहीं क्योंकि सब कुछ रिलाई करता है टैलेंट
टैलेंट के ऊपर। वैसे मैंने सुना है कि पिछले साल एक बंदे ने डबल एस रैंक के प्रोफेशन को अवेक किया था। क्वीन बोलता है कि ये सब बातें बकवास है, तुम इन सभी बातों के ऊपर ध्यान मत दो। हमारे पूरे एकेडमी के डेटाबेस के अंदर किसी के पास भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कि किसी के पास डबल एस रैंक टैलेंट है। पूरे वर्ल्ड के अंदर डबल एस रैंक का टैलेंट किसी के पास भी नहीं। यहाँ तक कि एस रैंक के टैलेंट भी गिने चुने लोगों के पास होते हैं, जो कि काफी मुश्किल है। क्वीन के ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम एक ऐसे एरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे गोब्लिन मौजूद थे। मतलब कि फिलहाल यहाँ पर गोब्लिन मौजूद नहीं है, लेकिन वो रहते यहीं पर हैं। एंड जो टेस्ट है वो यहीं पर होने वाला है। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को काफी गंदी स्मेल आ रही थी। सभी ने अपने नाक को बंद कर रखा था, क्योंकि अब वो इस गंदे स्मेल को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच लिन के सामने एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है। इस स्टेटस विंडो के अंदर टेस्ट के मिशन के बारे में बताया गया था। मेन टेस्ट तो ये है कि तुम सभी लोग फिलहाल गोब्लिन एरिया में मौजूद हो एंड तुम्हें फॉरेस्ट से बाहर निकलकर सेफ जोन में जाना है पूरे 1 घंटे के अंदर। एंड यहाँ पर 2 ऑप्शनल टास्क थे, मतलब करना है करो, नहीं करना है मत करो। इनमें से पहला था 5 नॉर्मल गोब्लिन को मारना और दूसरा था गोब्लिन किंग को मारना। पहले क्वेस्ट के अंदर 10 क्रेडिट और 100 रिडेम्पशन पॉइंट, दूसरे में 10 क्रेडिट और रिडेम्पशन पॉइंट 200, और वहीं तीसरे की बात करें तो उसमें 20 क्रेडिट और रिडेम्पशन पॉइंट 500। एंड इसके अलावा इन सभी को एक गिफ्ट बॉक्स भी दिया गया था, जिसके अंदर इन सभी को गिफ्ट मिलने वाले हैं, मतलब वेपन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस क्वेस्ट के अंदर किसी को भी डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। मतलब कि अगर तुम मर भी जाते हो तो भी तुम्हारा जो लाइफ स्पैन है वो कम नहीं होने वाला। एंड इस चीज को देखने के बाद सभी लोग काफी खुश थे कि चलो कम से कम हमारा लाइफ स्पैन कम नहीं होगा या फिर हम मरेंगे नहीं। फिर जो ली है वो अपने बॉक्स को ओपन करता है। उसके अंदर ली को मिलता है एक स्टाफ, जिसका अटैक पावर यपर है एंड ये अटैक के लिए मेंटल स्ट्रेंथ को कंज्यूम करता है। लिन जैसे ही इस स्टाफ को लेता है उसे मिलती है एक स्किल जिसका नाम है वांड मास्टरी, और इसका लेवल ऑफ कोर्स फिलहाल लेवल 1 है। और अगर लिन इसका लेवल अप करना चाहता है तो फिर उसे एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। लिन यहाँ पर सोच रहा था क्या एक्सपीरियंस और स्किल ये तो सेम टू सेम गेम की तरह है। वेल अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे ख्याल से ये काम भी करना चाहिए। ये सोचने के साथ लिन तुरंत अपने अटैक को प्रिपेयर करता है और केव के ऊपर अपना अटैक कर देता है। लिन का ये अटैक सीधा जाकर केव से टकराता है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत दरारें पड़ गई थी, मतलब कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन ये अटैक करने के बदले में लिन को 2 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला था। अब इस चीज को देखने के साथ ही लिन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी अपने स्किल को लेवल अप कर लेगा। लिन वापस से अपने अटैक को चार्ज करने लगता है, ये सोचते हुए कि सच में मेरा टैलेंट तो काफी बढ़िया है। एंड यहाँ पर लिन को एक्सपीरियंस भी बाकियों के मुकाबले ज्यादा मिल रहा है, तो फिर वो काफी खुश था। लेकिन लिन अपने इस अटैक को चार्ज कर पाता उससे पहले लिन को काफी प्रॉब्लम होती है। पहले तो लिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर लिन को समझ आ जाता है कि आखिर ये क्या है। लिन का एट्रीब्यूट बहुत ही ज्यादा कम है, इस वजह से वो दूसरा अटैक चार्ज नहीं कर सकता जब तक कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ वापस से रिकवर ना हो जाए। और ये चीज लिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इतनी जल्दी रिकवर तो नहीं होने वाला, और अगर रिकवर होता भी है तो फिर हर बार ऐसा ही होगा। फिर हम देखते हैं उसी मसलमैन को जिसे अपने एट्रीब्यूट में 32 पॉइंट मिले थे। वो बताता है कि मैंने बेसिक स्वॉर्ड मास्टरी को अनलॉक कर लिया है और हर बार स्विंग करने पर मुझे मिलता है 1 एक्सपीरियंस। उसकी बातों को सुनकर लिन सोच रहा था तो अपने वेपन को यूज करने से ही इसने एक स्किल को अनलॉक कर लिया, और एक बार स्विंग करने पर उसे मिलता है 1 एक्सपीरियंस, जो कि मेरे मुकाबले काफी कम है। इसका मतलब मैं इन सभी लोगों के मुकाबले दुगने स्पीड से अपने लेवल को बढ़ा सकता हूँ। लेकिन आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं है और बिना स्वॉर्ड के मुझे नहीं लगता मैं अपने स्किल को बढ़ा पाऊंगा। और यहाँ पर टाइम भी लिमिटेड है, इसका मतलब मैं एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकता। सच में मैं एक लूजर हूँ। आखिरकार मैं इस स्टाफ का यूज करूँ तो करूँ कैसे, मेरे पास मेंटल स्ट्रेंथ है नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। सच में क्या बकवास जिंदगी है। लिन जब ये सब बातें सोच ही रहा था उसी समय यूए उसके पास आती है और बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ अपने वेपन को ट्रेड करना चाहोगे। हालांकि मैंने आज से पहले कभी भी गेम नहीं खेला, लेकिन मुझे इतनी बात जरूर पता है कि मैजिकल आइटम काफी वैल्यूबल होते हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास जो वेपन है वो मेरे लिए एकदम ही परफेक्ट रहेगा। तो फिर क्या तुम मेरे साथ अपने वेपन को ट्रेड करना चाहोगे, क्योंकि वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम इसका यूज कर पाओगे। तो तुम्हारा क्या ख्याल है। यूए की बातों को सुनकर लिन बोलता है, यूए मेरा नाम है जियाओलिन। यूए बोलती है, हाँ तो जियाओलिन आखिर तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम ट्रेड करना चाहोगे। यहाँ पर लिन भी खुशी खुशी मान जाता है, क्योंकि वो स्टाफ का यूज नहीं कर सकता बट वो स्वॉर्ड का यूज तो कर ही सकता है। एंड यहाँ पर लिन जैसे ही स्वॉर्ड को पकड़ता है उसे मिलती है बेसिक स्वॉर्ड मास्टरी। फिलहाल इसका लेवल 1 है, और अगर लिन से एक्सपीरियंस गेन कर लेता है तो फिर इसका लेवल अपग्रेड हो जाएगा। लिन सोचता है कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मैं बिना किसी प्रॉब्लम के इसके लेवल को अपग्रेड कर सकता हूँ। इसके अलावा टेस्ट को अच्छे से पास करने के लिए टीममेट का होना बहुत ही जरूरी है, तो फिर क्या मुझे इसके साथ टीम बना लेनी चाहिए। ये सोचने के साथ ही जो लिन था वो पीछे घूमते हुए बोलता है, हे यूए क्या तुम मेरे साथ। वो अपनी बात को पूरा कर पाता उससे पहले लिन को अपने सामने दिखाई देता है मसलमैन, जो यूए से बोल रहा था कि आखिर मेरे साथ टीम बनाने में तुम्हारा क्या ख्याल है। अपने पूरे क्लास के अंदर मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मेरे एजिलिटी के अंदर पूरे 10 पॉइंट है, तो फिर मेरे साथ टीम बना लो। फिर वो लिन को बीच में लाते
हुए बोलता है कि उस खूबसूरत लड़के के मुकाबले मेरी पावर बहुत ही ज्यादा है और मैं वांग डेलिन उससे ज्यादा रिलायबल भी हूँ, तो फिर चलो जल्दी से मेरे साथ टीम बना लो। वांग की बातों को सुनकर लिन सोच रहा था कि अगर इसका एट्रीब्यूट थोड़ा हाई भी है तो फिर इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। वहीं अगर हम यूए की बात करें तो वो थोड़ी देर तक कोई भी जवाब नहीं देती, वो अच्छे से सोचती है और फिर वहां से जाते हुए बोलती है नॉट इंटरेस्टेड। एंड अब इस बात को सुनने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग वांग के ऊपर हंसने लगते हैं क्योंकि उसे सीधा मुंह पर रिजेक्शन मिला है। वांग जल्दी से इधर उधर गुस्से में देखने लगता है, तभी उसकी नजर पड़ती है ली के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स अब जब ली उससे ज्यादा कमजोर है तो फिर वो अपनी भड़ास ली के ऊपर तो निकालेगा ही। वो सीधा ली के पास आता है और उसे धक्का देते हुए बोलता है कि बेवकूफ, आखिर तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तुम जैसा एक लूजर जिसके पास सिंगल डिजिट एट्रीब्यूट है वो मेरी तरफ देखे, मैं कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम ना सिर्फ निकम्मे हो बल्कि तुम्हें वेपन्स के बारे में भी कुछ भी पता नहीं। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे घूर सकते हो? उसकी बातों को सुनकर लिन बोलता है कि मैं टेस्ट के अंदर पास होऊंगा या फिर फेल होऊंगा ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे साथ मुसीबत मोल लेने के बजाय तुम्हें अपनी एनर्जी को बचा कर रखना चाहिए फाइट करने के लिए, सो निकल जाओ। इस बात को सुनने के साथ ही वांग तुरंत ही लिन का कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है सिंगल एट्रीब्यूट, मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मेरी एबिलिटी क्या है जिसे देखने के बाद शायद तुम जिंदा ना बचो। उसकी बात को सुनकर जो ली है वो स्माइल करने लगता है और बोलता है कि ओ ऐसी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें इस चीज का मौका नहीं मिलेगा। ली के ये बोलने के अगले ही पल हम देखते हैं गोब्लिन को जिसने की पीछे से वांग के ऊपर अटैक कर दिया था। वो अपने क्लोज से सीधा वांग के फेस पर अटैक करता है जिसकी वजह से वांग के फेस से ब्लड भी निकल रहा था। वो गोब्लिन वापस से जोश में वांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो वांग को डिफीट कर देगा, लेकिन जो वांग है वो अपने शॉट को घुमाता है एंड एक झटके में उस गोब्लिन के यल लगा देता है। इस गोब्लिन को मारने के बाद वांग बोल रहा था सच में मैं तो मरते मरते बचा। फिर वो लिन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि लूजर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हंसने की? तुम्हें क्या लगता है एक नॉर्मल सा गोब्लिन एम्बुश करके मुझे मार सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बोलने के अगले ही पल वांग को अपने पीछे से कुछ आवाज आती है एंड हम वांग के पीछे काफी सारे आइस को देख सकते हैं। फिर इसके बाद फॉरेस्ट के अंदर से बाहर निकलते हैं काफी सारे गोब्लिन जिनका नंबर आई थिंक 50 से तो ज्यादा ही होगा। एंड इतने सारे गोब्लिन को देखने के बाद यहाँ पर मौजूद सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या किया जाए और बस थोड़ी देर के अंदर ह्यूमन और गोब्लिन की बैटल शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये सभी लोग फाइट करने का ट्राई करते हैं लेकिन गोब्लिन का नंबर काफी ज्यादा था। हालांकि जो ह्यूमंस थे वो हार कहाँ मानने वाले थे। हमारा ली भी गोब्लिन के साथ फाइट कर रहा था एंड यहाँ पर जो यूए है वो भी अपने पावर का यूज करते हुए सामने आ रहे हर एक गोब्लिन को मार रही थी। फाइट करते करते इन सभी की हालत काफी खराब हो गई थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ली सोच रहा था कि इन्वायरमेंट थोड़ा वर्चुअल लगता है लेकिन बाकी पूरी फीलिंग रियल है। मतलब इन सभी को पेन और बाकी सेंसेशन काफी अच्छे से फील हो रहे थे। एंड लिन को अब समझ आता है कि ये बैटल बिल्कुल भी आसान नहीं। पहले उसे ऐसा लग रहा था कि ये जस्ट एक गेम की तरह है लेकिन ये गेम से एकदम ही अलग है। लिन जब ये सब बातें सोच रहा था उसी समय कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि ये गोब्लिन केव के अंदर नहीं जा रहे, चलो हमें जल्दी से केव के अंदर चलना चाहिए। एंड यहाँ पर मौजूद बाकी सभी लोग भी उसकी बातों से एग्री करते हैं। वो सभी लोग तुरंत ही केव के अंदर जाने लगते हैं। लिन सोचता है कि केव के अंदर जाना सेफ है लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं। लिन को केव के बाहर आधे घंटे का एक काउंटडाउन दिखाई देता है जिसके बाद एंड जैसे ही ये काउंटडाउन खत्म होगा उसके बाद जो गोब्लिन है वो केव के अंदर भी जा पाएंगे। लिन सोचता है कि हम केव के अंदर हमेशा सेफ तो नहीं रह सकते लेकिन सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए मुझे केव के अंदर जाना ही होगा। केव के अंदर जाने के बाद जो लिन है वो आगे सोचता है कि मैं यहाँ पर बैठकर अपने मौत का वेट नहीं करूंगा, मैं अपने लेवल को बढ़ाऊंगा। ये सोचने के साथ ही लिन अपने शॉट को स्विंग करना शुरू करता है जहाँ पर उसे लगातार एक्सपीरियंस मिल रहे थे। एंड जो एक्सपीरियंस है वो हर स्विंग के ऊपर नहीं मिल रहा था, वो तब मिल रहा था जब तुम्हारा स्विंग परफेक्ट हो। इस वजह से लिन को काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि अगर एक बार टाइमर खत्म हो गया तो हो सकता है ये सभी लोग मारे जाएं। इसी बीच हम देखते हैं टाइमर को जहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट 38 सेकंड ही बचे थे। एंड इसे देखने के बाद केव के अंदर मौजूद सभी लोग चिल्लाते हुए बोल रहे थे सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, आखिर हम करें क्या? अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हम मारे जाएंगे, हम नहीं बचने वाले। वो गोब्लिन केव के अंदर भी आ जाएंगे। इसी केव के अंदर हम यूए को भी देखते हैं जो कि काफी शांत चुपचाप बिना किसी पैनिक के बैठी हुई थी। फिर वो देखती है अपने साइड में ली की तरफ जहाँ पर ली अपने शॉट के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। मतलब कि वो अपने शॉटमैनशिप के लेवल को अपग्रेड करने का ट्राई कर रहा था जिसकी वजह से वो काफी थक भी गया था। यूए लिन के पास आकर बोलती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, ये सब मीनिंगलेस है। अगर तुम लेवल 2 को रीच करना चाहते हो तो फिर तुम्हें लगेंगे 1 घंटे और हमारे पास उतना टाइम है ही नहीं। लिन उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा था कि सच में ये काफी स्मार्ट है। मेरे अनुमान के हिसाब से अगर
अगर ये सभी लोग अपने लेवल को अप करने का ट्राई करें तो फिर इन्हें 1 घंटा लगेगा। लेकिन मेरी बात अलग है, अपने टैलेंट की वजह से मैं अपने लेवल को सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही अपग्रेड कर सकता हूँ। हम देखते हैं लिन के पास 98 एक्सपीरियंस हो चुके थे एंड अबली जैसे ही 2 एक्सपीरियंस को गेन करेगा उसका लेवल 2 तुरंत ही अपग्रेड हो जाएगा। वो यूए से बोलता है कि सुझाव देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अभी मैं सभी चीजों को अच्छे से समझ नहीं पा रहा। वैसे तुम्हारे बारे में क्या तुम काफी लंबे टाइम से गोब्लिन को ऑब्जर्व कर रही हो, क्या तुम्हें कुछ पता चला? यूए बोलती है वो तो तुम्हें पता था कि मैं उन सभी को ऑब्जर्व कर रही हूँ। ली बताता है कि हाँ बिल्कुल, गेम के अंदर भी यही करना होता है, सबसे पहले अपने एनिमी को ऑब्जर्व करो। यूए बोलती है कि आज से पहले मैंने कभी भी गेम नहीं खेला। ली बोलता है कि मैं बस बता रहा हूँ। वैसे अगर मैं तुम्हें अपने हिसाब से बताऊं तो इन गोब्लिन का अटैक और डिफेंस बहुत ही कमजोर है, लगभग F रैंक का, और अगर हम इनके सर या फिर हार्ट के ऊपर अटैक करते हैं तो फिर हम इन्हें एक ही अटैक के अंदर मार सकते हैं। तो सभी चीजों को देखने के बाद हाँ ऐसा लगता है कि आमने सामने की लड़ाई ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। ये मिशन ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन सभी लोग डरे हुए हैं जिसकी वजह से ये और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अगर तुम इन सभी को लड़ने का सहारा देती हो तो फिर शायद हम इस बैटल को जीत जाएं। ली के बात को सुनने के बाद जो यूए है वो सभी से बोलती है कि केव का डिफेंस खत्म होने वाला है, हमें जल्दी बाहर जाना होगा। और हाँ, हम यूं ही चुपचाप यहाँ से भागने के बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि हम बचेंगे नहीं। यूए के बात को सुनकर वांग सामने आते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये क्या बोल रही हो, क्या हम उनसे फाइट करेंगे? देखो तुम मेरे साथ टीम बना लो, हम अपने एबिलिटी का यूज करते हुए यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर बाकियों की बात करें तो वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अगर तुम इस जैसे किसी कचरे का साथ देने के बारे में सोच रही हो तो फिर ये आत्महत्या होगी और कुछ नहीं। वांग के बात को सुनकर यूए बोलती है कि देखो सेफ जोन तक जाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर तुम बड़ा रिवॉर्ड चाहते हो तो फिर तुम्हें गोब्लिन किंग को डिफीट करना ही होगा। वांग बोलता है कि वो एक एडिशनल मिशन है, अगर हम उसे पूरा नहीं करते हैं तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गोब्लिन किंग को डिफीट कर पाओगी? वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, हम उसे डिफीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और वैसे भी हमें ये नहीं पता कि आखिर वो है कहाँ पर। उसकी बात को सुनकर लिन बोलता है कि यहाँ पर क्वेस्ट मौजूद है तो बेसी बात है गोब्लिन किंग होगा, बस हमें किसी चीज को ट्रिगर करना है ताकि वो अपेयर हो सके, और उसे अपेयर करने के बाद हमें उसे बस डिफीट करना है। हो सकता है गोब्लिन को डिफीट करने के बाद गोब्लिन किंग अपने आप ही अपेयर हो जाए। यूए बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो फिर हमें जल्दी उसे डिफीट करना होगा। लिन बताता है कि देखो मेरे हिसाब से अगर हम एक सर्टेन नंबर में गोब्लिन को मार डालें तो फिर शायद गोब्लिन किंग अपेयर हो जाए। यहाँ पर लिन अपनी बात को पूरा कर पाता उससे पहले एक लड़की घबराते हुए बोलती है कि रुको, क्या हमें चुपचाप मिशन को पूरा नहीं करना चाहिए? आखिर हमें बहुत से फाइट क्यों करनी है? बाहर मौजूद उन गोब्लिन से निपटना ही इतना ज्यादा मुश्किल है, आखिरकार हम उनके बोझ से कैसे निपटेंगे? लिन बताता है कि तुम लोग डरो मत, इसकी पेनल्टी डेथ नहीं है, इसका मतलब अगर हम हार जाते हैं तो भी हमें कुछ नहीं होगा, इसलिए भागना व्यर्थ है, हमें एक साथ मिलकर फाइट करनी चाहिए ताकि हम पॉइंट को इकट्ठा कर सकें। वैसे भी तुम सभी लोग नहीं मरने वाले तो आखिरकार तुम डरते क्यों हो? लिन की सारी बातों को सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी मोटिवेट हो गए थे, उन्हें ये बात समझ में आ गया था कि वो नहीं मरने वाले। वो चिल्लाते हुए बोल रहे थे कि हाँ बिल्कुल चलो ये करते हैं, वैसे भी हम नहीं मरने वाले तो फिर अपनी पूरी जान क्यों ना लगाई जाए। बट वांग चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम सभी लोग सोच क्या रहे हो, क्या सच में तुम इस कमजोर की बात में आ गए? मेरा स्टार्टिंग एट्रीब्यूट है 32, तो तुम सभी को मेरी बात माननी चाहिए। यूए बोलती है 32 ये एवरेज से बस थोड़ा ही बेटर है, तो फिर तुम्हें इतना ज्यादा नहीं चिल्लाना चाहिए। वांग पूछता है तो फिर आखिर तुम्हारा एट्रीब्यूट कितना है? यूए बताती है 46, और मैं चाहती हूँ कि तुम शांत हो जाओ क्योंकि अगर तुम यूं ही बोलते रहे तो फिर शायद मुझे गुस्सा आ जाएगा। वांग के साथ साथ यहाँ पर मौजूद बाकी सभी लोग भी काफी हैरान थे क्योंकि यूए का स्टेटस उनके मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। वहीं लिन भी हैरान होते हुए सोच रहा था क्या 46, ये तो मेरे मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। फिर यूए सभी से चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर तुम सभी लोग टेस्ट का रिवॉर्ड पाना चाहते हो तो फिर तुम सभी को मेरे साथ आगे बढ़ना होगा। अगर हम एक साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर हम बहुत ही आराम से हर एक क्वेस्ट को पूरा कर लेंगे। और वांग तुम्हारा एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा है, इस वजह से तुम फ्रंट लाइन पर रहकर गोब्लिन से फाइट करोगे। वांग काफी गुस्से में था लेकिन इसके बावजूद वो इस बात को मान जाता है कि हाँ ठीक है मैं ये करूंगा। फिर यूए बाकियों को भी ये बात समझा देती है कि तुम सभी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से अटैक करना है वगैरह वगैरह। सबसे लास्ट में वो बोलती है कि लिन अगर हम तुम्हारी बात करें तो फिर लिन बोलता है कि चिंता मत करो, मैं पीछे रहकर सभी चीजों को हैंडल करूंगा, और अगर कोई गोब्लिन भागने का ट्राई करता है तो फिर मैं उसे मार दूंगा। एंड यहाँ पर लिन सोच रहा था कि मेरा स्टेटस बहुत ही ज्यादा लो है, इस वजह से सामने की फाइट से मुझे बचना होगा और अपने मिशन को पूरा करना होगा। फिर इसके बाद ये सभी लोग केव से बाहर निकल जाते हैं फाइट करने के लिए क्योंकि वैसे भी अब टाइमर खत्म हो चुका है। बाहर निकलने के साथ ही वांग सीधा गोब्लिन के पास जाता है और एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। वहीं जो आर्चर थे वो पीछे से गोब्लिन को मारने में सपोर्ट कर रहे थे। तभी एक गोब्लिन एक आर्चर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो लिन था वो तुरंत ही सामने आता है और एक झटके के अंदर अपना पहला किल करता है, मतलब कि पहला गोब्लिन मारता है। यहाँ पर जो लड़की थी वो लिन को थैंक्स बोलती है, लेकिन लिन उसकी बात को इग्नोर करके सोच रहा था बिल्कुल सही, मुझे सीधा बैटल के अंदर नहीं जाना
है मुझे मौका देखने के बाद गोब्लिन के ऊपर अटैक करके उन्हें मारना होगा। फिर इसके बाद जो लिन है वो 2 गोब्लिन मारता है, 3 गोब्लिन मारता है एंड 4 गोब्लिन भी मारता है। सभी लोग लिन को देखते हुए सोच रहे थे कि उस लड़के का स्टेटस भले ही सबसे कम है लेकिन वो लगातार गोब्लिन्स को मार रहा है। वहीं अगर हम वांग की बात करें तो वो सोच रहा था ये गोब्लिन को नहीं मार रहा बल्कि ये हमारा किल चोरी कर रहा है। ये सोच रही थी कि ये कोई लक नहीं बल्कि वो गोब्लिन के नजरों से बचकर उनके ऊपर अटैक कर रहा है। उसे ये बात अच्छे से पता है कि गोब्लिन कब कहां और किसके ऊपर अटैक करेंगे। एंड हाँ, गोब्लिन को मारने की वजह से लिन को 6 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल चुके थे एंड इसकी वजह से उसका लेवल 2 भी हो गया था, मतलब उसके स्वॉर्डमैनशिप का लेवल 2 हो गया था। अब अपने स्वॉर्डमैनशिप को लेवल 3 तक ले जाने के लिए लिन को चाहिए 500 एक्सपीरियंस। लिन सोच रहा था कि लकली मैंने इस तरह के गेम्स को खेला है जिसकी वजह से मुझे इन सभी के बारे में काफी अच्छे से पता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शायद मैं इतने अच्छे से इन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। एंड हाँ, लिन के सोचने के साथ ही उसके सामने एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है जिसके अंदर ये बताया गया था तुम वो पहले फ्रेशमैन हो जिसने की अपने स्किल के लेवल को रीच किया है एंड इसकी वजह से फ्री में तुम्हारी एक नई स्किल अनलॉक होती है जिसका नाम है हेवी स्लेश। इस स्किल को पाने के बाद लिन काफी खुश था। फिर हमें हेवी स्लेश के बारे में बताया जाता है इसकी रिक्वायरमेंट है स्ट्रेंथ 1 जो कि ऑफकोर्स हर किसी के पास होगी। इसका यूज करने के लिए तुम किसी भी तरह के मेटलिक वेपन का यूज कर सकते हो और अगर तुम इसका यूज करते हो तो फिर तुम्हारा स्टेमिना बहुत ही ज्यादा ड्रेन होगा एंड इस स्किल को दोबारा यूज करने के लिए बीच में 1 मिनट का गैप देना ही होगा। इस चीज को देखकर लिन सोच रहा था कि फाइनली मैंने अपना लेवल अप कर लिया है, इसकी वजह से मुझे एक नई स्किल मिल गई है और अपने क्वेस्ट को पूरा करने के लिए मुझे एक और गोब्लिन को मारना होगा। एंड लिन जब ये बातें सोच ही रहा था उसी समय एक गोब्लिन सीधा उड़ता हुआ उसके सामने आकर गिरता है। यहाँ पर लिन इस गोब्लिन को मारता है जिसकी वजह से उसका पहला ऑप्शनल क्वेस्ट पूरा हो गया था। इसे मारने के बाद लिन बोल रहा था कि फाइनली मैंने अपने पहले क्वेस्ट को पूरा कर लिया, अब दूसरे क्वेस्ट की बारी है द गोब्लिन किंग। एंड हाँ, इसी के साथ यहाँ पर मौजूद बाकी गोब्लिन अपने आप से गायब होने लगते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और बस थोड़ी ही देर के अंदर पूरे जिंदा गोब्लिन गायब हो जाते हैं और पूरे एरिया के अंदर एकदम ही सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है और फिर हम देखते हैं द गोब्लिन किंग। एंड गोब्लिन किंग का साइज एक पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा था हमारा ली, तो उसके सामने बस एक चूहा लग रहा था। अपीयर होने के साथ ही गोब्लिन किंग अपने माउथ के अंदर हवा को इकट्ठा करता है और फिर रोर करता है। उसके रोर का ये साउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, सभी को ऐसा लग रहा था कि उनका कान फट जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद इन सभी को अपने सामने दिखाई देता है गोब्लिन किंग। गोब्लिन किंग का एचपी बार बहुत ही ज्यादा है एंड इन सभी को मिलकर उसे डिफीट करना होगा। लिन इसे देखते हुए सोच रहा था तो आखिरकार डंजन बॉस द गोब्लिन किंग अपीयर हो चुका है। शायद इसी वजह से बचे हुए सारे गोब्लिन अपने आप ही डिसअपीयर हो गए। यहाँ पर मौजूद सभी लोग एकदम ही फटी हुई थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या किया जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सभी लोग नॉर्मल गोब्लिन के सामने स्ट्रगल कर रहे थे, तो फिर आखिर ये गोब्लिन किंग को डिफीट करेंगे कैसे। एक बंदा यहाँ से भागते हुए बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे इसके साथ फाइट नहीं करनी, अगर तुम्हें करनी है तो फिर तुम कर सकते हो। लिन उसे रोकने का ट्राई करता है बट ओबवियस सी बात है, घबराया हुआ बंदा कभी रुकता नहीं। लिन यहाँ पर सोच रहा था कि इन गोब्लिन के अंदर कुछ स्पेशल ट्रेट होते हैं, जैसे कि ये ज्यादा दूर तक देख नहीं सकते लेकिन इनके सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। एंड हाँ, यहाँ पर जो बंदा भागने का ट्राई कर रहा था वो सीधा गोब्लिन किंग की नजर में आ जाता है, बट गोब्लिन किंग उसके ऊपर अटैक करता। उससे पहले हम देखते हैं वांग को, जो कि सच में काफी गुस्से में था। वांग चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम किस बात पर डर रहे हो, वो अकेला है और हम इतने सारे, हम सभी लोग मिलकर काफी आसानी से उसे डिफीट कर लेंगे। एंड ये बोलने के अगले ही पल वो सीधा गोब्लिन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसे अपने ऊपर अटैक करता देख गोब्लिन किंग का कोई भी रिएक्शन नहीं था, लेकिन फिर इसके अगले ही पल गोब्लिन किंग वांग की तरफ देखता है और अपने एक पावरफुल पंच के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। ये पंच खाने के बाद वांग सीधा जाकर गिरता है साइड में, जहां पर वो गिरा था वो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया था एंड उसके माउथ से ब्लड भी निकल रहा था। एंड हाँ, जो वांग है इसके बाद वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। अब इस चीज को देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे, वो तुरंत ही इधर भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और ये लोग बार बार इस बात को भूल जाते हैं कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन ये यहाँ पर नहीं मरने वाले। एंड हाँ, जितने भी लोग यहाँ पर भागने का ट्राई कर रहे थे, जो गोब्लिन किंग है वो सबसे पहले उन्हीं को मारता है। जो आर्चर वाली लड़की थी गोब्लिन किंग के अटैक की वजह से साइड में जाकर गिरती है। इसके बाद गोब्लिन किंग उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी यूए का एक मैजिक अटैक सीधा आकर गोब्लिन किंग के हाथों में टकराता है। इसकी वजह से गोब्लिन किंग की थोड़ी एचपी कम हुई थी। अगर ये अटैक उसके सर में लगता तो फिर शायद गोब्लिन किंग की और ज्यादा एचपी कम हो सकती थी। यूए भी यहाँ पर अपना दांत पीसते हुए सोच रही थी कि मैंने अपना अटैक मिस कर दिया, मुझे इसके वाइटल पॉइंट्स के ऊपर हिट करना होगा ताकि हम इसके बैटल को जीत सकें। मेरे प्लान के हिसाब से मैंने सोचा था कि कुछ लोग गोब्लिन किंग का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे और वहीं बाकी लोग उसके ऊपर अटैक करेंगे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर हम गोब्लिन किंग को डिफीट करना चाहते हैं तो फिर हम सभी को एक साथ मिलकर फाइट करनी होगी, पर मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसी बीच हम देखते हैं गोब्लिन किंग को, जो कि यूए के ऊपर अटैक करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एंड इसी टाइम पर कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि इडियट जल्दी
जल्दी करो, भागो वहाँ से। ये बातें बोलने के साथ ही हमारा लिन गोब्लिन किंग के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से अब गोब्लिन किंग को और ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से में लिन के ऊपर अटैक करता है, जिसे कि लिन ने काफी आसानी से डॉज कर लिया था। एंड लिन यहाँ पर सोच रहा था कि मुझे गोब्लिन किंग के अटैक के बारे में पता चल गया। ये सबसे पहले उस पर्सन के ऊपर अटैक करता है जो इसके सबसे ज्यादा करीब हो। फिर वो बाकी से बोलता है कि सभी लोग मेरी बातें ध्यान से सुनो, गोब्लिन पहले ही गायब हो चुके हैं और अब हमें गोब्लिन किंग से फाइट करनी होगी। और हाँ, तुम सभी लोग घबराओ मत, तुम दूर रहकर इसके ऊपर अटैक करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लिन की बातों को सुनकर वो आलचल लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। एंड हाँ, अब यहाँ पर सिर्फ यही तीनों लोग जिंदा है, बाकी सभी लोग पहले ही मर चुके हैं, मतलब कि मरे नहीं हैं। फिर लिन यूए से बोलता है कि यूए तुम भी इसके ऊपर अटैक करके धीरे धीरे करके इसकी एचपी कम करो। यूए भी लिन की बात को मान लेती है और फिर इसके बाद ये दोनों मिलकर एक साथ गोब्लिन किंग के ऊपर अटैक करते हैं। ये दोनों बिना रुके लगातार गोब्लिन किंग के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से गोब्लिन किंग का एचपी बार रॉकेट की स्पीड से गिर रहा था। यूए बोलती है कि देखो, ऐसा लगता है वो काम कर रहा है। लिन बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, बस लगातार उसके ऊपर अटैक करती रहो। अब इतने सारे अटैक्स को खाने के बाद गोब्लिन किंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो तुरंत ही अपने दोनों हाथों को हवा में उठाता है और फिर इसके बाद उन्हें जोर से जमीन पर पटकता है। उसका ये अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इसकी वजह से तुरंत ही पूरा का पूरा एरिया सेटर हो चुका था। और जो लड़की अपने एरो का यूज करते हुए गोब्लिन किंग के ऊपर अटैक कर रही थी, एक बड़ा सा स्टोन उसके पेट के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो भी डिसअपीयर होने लगती है। एंड यहाँ पर अगर हम गोब्लिन किंग की बात करें तो भले ही उसे काफी ज्यादा अटैक लगे थे, लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी काफी अच्छे कंडीशन में था। और अब बैटलफील्ड के अंदर बचे थे सिर्फ और सिर्फ दो लोग, पहला लिन और दूसरा यूए। यूए बोलती है कि अब यहाँ पर सिर्फ हम ही दोनों लोग बचे हैं, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास जीतने का कोई चांस है? लिन पूछता है कि तुम बताओ, आखिर तुम कितने एनर्जी बोल्ट्स का यूज कर सकती हो? यूए बताती है कि शायद 2। लिन बोलता है कि मेरे ख्याल से इतना इनफ होना चाहिए, अगर तुम उसके सर के ऊपर अटैक करती हो तो फिर हमारे पास जीतने का एक मौका होगा। यूए बोलती है कि ये गोब्लिन किंग बहुत ही ज्यादा तेज है, मैं इसके सर के ऊपर अच्छे से निशाना नहीं लगा पाऊंगी। लिन बोलता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, ये कितना भी तेज क्यों ना हो, मैं इसे रोकूंगा। ये बोलने के साथ ही लिन यहाँ पर अपने स्किल स्कॉलर का यूज करता है, सॉरी टैलेंट जिसका नाम है स्कॉलर, उसका यूज करता है। एंड लिन यहाँ पर डिटेक्ट करता है कि स्किल जिसका नाम है शॉकवेव, ये एक फ्रैंक की स्किल है और अगर तुम इसका यूज करते हो तो फिर 5 मीटर के अंदर मौजूद सभी लोगों के ऊपर डैमेज जाना शुरू हो जाएगा। एंड लिन यहाँ पर अपने स्कॉलर का यूज करते हुए इस स्किल को कॉपी कर लेता है। फिर लिन आगे बढ़ते हुए सोचता है कि मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं, मुझे हमेशा लूजर कहा जाता है, लेकिन आखिरकार इस बैटलफील्ड के अंदर अब मेरी बारी आ गई है, मैं दिखाऊंगा कि आखिर मैं कितना स्ट्रांग हूँ। वो यहाँ पर अपने शॉकवेव का यूज करता है एंड इसका जो कूल डाउन है वो है 30 सेकेंड एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो है 3 मिनट। लिन सीधा गोब्लिन किंग की तरफ आगे बढ़ता है, वहीं जो गोब्लिन किंग है वो अपने अटैक को वापस से प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन जो लिन है वो काफी स्पीड के साथ गोब्लिन किंग की तरफ आगे बढ़ता है। एंड जैसे ही वो गोब्लिन किंग के पास में पहुंचता है, तुरंत ही उसके शॉकवेव का इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। शॉकवेव के कारण गोब्लिन किंग का अटैक कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से लिन ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। लिन उसके अटैक को सिर्फ ब्लॉक नहीं करता बल्कि उसे पीछे भी धकेलता है, क्योंकि लगातार उसके ऊपर शॉकवेव का असर हो रहा था। एंड हाँ, शॉकवेव का इफेक्ट खत्म हो चुका है। अब वापस से 3 सेकंड बाद जो लिन है वो इसे एक्टिवेट कर पाएगा और तब तक कुछ भी करके लिन को गोब्लिन किंग के सामने सरवाइव करना होगा। अगर उसने थोड़ी सी भी गलती की तो फिर वो मारा जाएगा। थोड़ी ही देर के अंदर ये टाइम 22 सेकंड पर आ जाता है एंड इसी बीच जो यूए है वो गोब्लिन किंग के ऊपर अटैक करती है ताकि वो लिन को बचा सके। इस अटैक की वजह से गोब्लिन किंग का हाथ जलने लगता है एंड जो यूए है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक कर पाएगी। वो बोलती है कि मैं सिर्फ एक ही अटैक कर सकती हूँ, तो फिर जल्दी करो, हम इसे ज्यादा लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर यूए ये भी सोच रही थी कि आखिरकार इसने गोब्लिन किंग को रोका तो रोका कैसे। हम वापस से गोब्लिन किंग की तरफ का सीन देखते हैं, वो लिन के ऊपर अटैक कर रहा था। वहीं अगर कूल डाउन की बात करें तो वो भी 16 सेकंड था। गोब्लिन किंग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और लिन को ये बात अच्छे से पता था कि वो फुल्ली इस अटैक को डॉच नहीं कर पाएगा। लिन सोचता है कि अगर मैं इस अटैक को डॉच नहीं कर सकता तो फिर मैं तुम्हें पीछे हटाऊंगा। फिर जब गोब्लिन किंग लिन के ऊपर अटैक करता है उस समय वो अपने एक हाथ को सेक्रीफाइस कर देता है। वो यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलती है, लिन क्या तुम ठीक हो? क्योंकि उसे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जो लिन है वो मर गया। फिर जब धूल वगैरह हटती है तो हम देखते हैं ली को, जो कि अभी भी खड़ा था, हालांकि ऑफ कोर्स उसका एक हाथ कट चुका है। वो बोलता है कि हाँ चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। एंड अगर हम कूल डाउन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड बचा था। जो गोब्लिन किंग है वो एक बार फिर लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जो लिन है वो तुरंत ही जाता है गोब्लिन किंग के पैरों के नीचे। एंड यहाँ पर जो कूल डाउन है वो सिर्फ और सिर्फ 3
सेकंड बचा था। लिन तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उसे जमीन में धंसाते हुए बोलता है कि यह है मेरा सही मौका। इसी के साथ कूल डाउन खत्म होता है एंड लिन यहाँ पर एक्टिवेट करता है अपने शॉक वेव को। इसे एक्टिवेट करने के साथ ही वो यूए से चिल्लाते हुए बोलता है कि यूए जल्दी करो, अटैक करो। एंड यूए भी यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही करती है। उसका ये अटैक सीधा जाकर गोब्लिन किंग के सर में लगता है। एंड ऑफ कोर्स ये अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इसके बाद गोब्लिन किंग की डेथ हो जाती है। मरने के बाद गोब्लिन किंग की बॉडी धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगती है एंड जो इनका सेकंड क्वेस्ट है वो भी पूरा हो गया था। एंड अगर हम लिन की बात करें तो उसके हाथों से उसकी शॉट छूट जाती है क्योंकि अब उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। लिन जमीन की तरफ गिरते हुए सोच रहा था कि फाइनली हमने उसे डिफीट कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं सेफ जोन तक नहीं पहुंच पाऊंगा, शायद यही मेरी किस्मत है। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम एक दूसरे प्लेस का सीन देखते हैं जहां पर सभी क्लास के इंस्ट्रक्टर बैठे हुए थे एंड उनके हेड भी। जो एडमिशन का हेड था वो बताता है कि अब तक हर एक क्लास का रिजल्ट आ चुका होगा तो फिर तुम्हें उसे चेक कर लेना चाहिए। हालांकि मैं हेड ऑफ एडमिशन हूँ तो फिर चलो मैं ही तुम्हें उसके बारे में बता देता हूँ। इस साल 1360 स्टूडेंट को रिक्रूट किया गया था पूरे 12 क्लासेस के अंदर, जिसमें से एफ रैंक है 560, डी रैंक है 450, सी रैंक है 20, बी रैंक है 83, ए रैंक है 52 एंड अगर हम एस रैंक की बात करें तो उसे 15 लोगों ने अचीव किया है। एंड अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि एस रैंक का टैलेंट 15 लोगों ने अचीव किया है तो फिर तुम गलत हो। वो टेस्ट में दी जाने वाली रैंकिंग की बात हो रही है। सभी लोग बात करते हुए बोल रहे थे क्या एस रैंक, इसके लिए तो तुम्हें तीनों कोस्ट को पार करके सरवाइव भी करना होगा। सच में ऐसा लगता है कि इस साल के स्टूडेंट काफी कमाल के हैं। पहले वाला टीचर बोलता है कि मेरे पास 2 टैलेंटेड स्टूडेंट थे, वहीं उसके साइड में बैठी लड़की बताती है कि हाँ हमारे पास भी 2 थे। फिर आगे सभी को बताता है कि इस साल जो स्टूडेंट है उसमें से 13 स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं और पिछले 10 सालों के अंदर ये पहली बार है जब इतने टैलेंटेड स्टूडेंट हमारे एकेडमी के अंदर आए हैं, तो फिर तुम सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी। यहीं पर हम क्वीन को भी देखते हैं जो काफी गुस्से में था और अपना दांत पीसते हुए बोल रहा था सच में मैं एक अकेला हूँ जिसके पास कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं। हेड बताते हैं कि क्वीन तुम्हारे क्लास के अंदर कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुमने 2 रिकॉर्ड सेट किया है। इस बात को सुनकर क्वीन भी काफी हैरान था कि क्या 2 रिकॉर्ड। हेड बताता है कि देखो एक ही क्लास के अंदर 2 ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कोई भी टैलेंट नहीं है लेकिन इसके बावजूद उन्हें मिला है यस रैंक, और दूसरा ये पहली बार है जब किसी फ्रेशमैन के पास इतना ज्यादा इंटेलिजेंस पॉइंट है और तुमने इसका भी रिकॉर्ड तोड़ा है। और अगर इंटेलिजेंट पॉइंट की बात हो ही रही है तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पॉइंट है यूए के पास। इसके अलावा सबसे लोवेस्ट एट्रीब्यूट वाला रिकॉर्ड भी तुम्हारे ही पास है। और तुम्हें पता है सबसे मजेदार बात क्या है, ये रिकॉर्ड बनाया है तुम्हारे क्लास के उन स्टूडेंट ने जिन्हें मिला है यस रैंक। ये बात इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अब प्रिंसिपल भी इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर इसके बाद हम वापस से उसी पहले वाले एरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग सही सलामत पहुंच चुके थे एंड वो सभी लोग काफी खुश भी थे कि चलो हम बिना किसी इंजरी के सही सलामत यहाँ पर पहुंच गए। फिर इसके बाद लिन अपने स्टेटस को ओपन करता है जहाँ पर उसने तीनों मिशन को पूरा कर रखा था। उसकी ओवरऑल रेटिंग है एस रैंक, उसके पास 40 क्रेडिट है एंड अगर हम रिडेम्पशन पॉइंट की बात करें तो वो है पूरे 800। लिन यहाँ पर काफी हैरान था क्योंकि वो पहले ही अनकॉन्शियस हो चुका था, तो फिर आखिर उसने तीसरा क्वेस्ट पूरा किया तो किया कैसे, मतलब कि आखिर वो सेफ जोन में गया कैसे। तभी उसे याद आता है यूए के बारे में। लिन को समझ में आ जाता है कि यूए उसे लेकर सेफ जोन में गई थी। इसी बीच वो पहले वाली आर्चर लिन के पास आते हुए बोल रही थी कि जियाओ लिन तो तुम यहाँ पर हो, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे ए रैंक रेटिंग मिली है, शायद मैं कभी भी यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। मैं तो एकदम ही यूजलेस थी, बॉस से फाइट करते टाइम मेरी डेथ हो गई बिना किसी वजह के। वैसे क्या तुमने गोब्लिन किंग को डिफीट कर दिया था? उसकी बातों को सुनकर लिन बताता है कि हाँ हमने गोब्लिन किंग को डिफीट कर दिया था। एंड इस बात को सुनकर आर्चर काफी खुश हो जाती है कि सच में मुझे लगा ही था कि तुम ये कर लोगे। इसी बीच जो वांग है वो पीछे से बोलता कि ये सिर्फ और सिर्फ यूए की वजह से हुआ, अगर मेरे पास उसके जैसे पॉइंट होते तो फिर शायद मैं अब तक उसे 800 बार डिफीट कर चुका होता। इसी बीच जो यूए है वो लिन के पास आती है और बोलती है जियाओ लिन मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है बैटल के बारे में। फिर इसके बाद ये दोनों साइड में जाते हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर सकें। जो लिन था वो बोलता है कि मुझे सेफ जोन के अंदर ले जाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यूए बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैंने ऐसा इस वजह से किया ताकि हमें मैक्सिमम रिवार्ड मिल सके। इसके अलावा अगर तुमने गोब्लिन किंग के स्किल के अंदर इंटरप्ट नहीं किया होता तो फिर शायद हम उसे कभी भी डिफीट नहीं कर पाते। ली यहाँ पर सोच रहा था कि ये लड़की सच में सभी चीजों को काफी अच्छे से एनालाइज करती है। यूए आगे बोलती है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुमने वहाँ पर अपने किसी स्किल का यूज करते हुए बॉस को रोका, क्योंकि फिलहाल तुम्हारे लिए ऐसे किसी स्किल का यूज कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। हालांकि ये तुम्हारा सीक्रेट है तो फिर मैं इसके बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछने वाली और ना ही मैं किसी को इसके बारे में बताऊंगी। लिन बोलता है कि इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जो यूए थी वो आगे बोलती है इसके अलावा मुझे जस्ट अभी पता चला है कि इस सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन का भी फंक्शन है, तो फिर चलो क्यों ना एक दूसरे को अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया जाए। लिन बोलता है कि हाँ ठीक है। यूए लिन को बताती है कि आखिरकार तुम्हें क्या क्या करना है। उसके बताने के हिसाब से लिन अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है और यूए को
अपनी आईडी बताता है। फिर इसके बाद जो यूए है वो लिन के पास अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है एंड लिन ने भी इस चीज को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। इसी बीच यहाँ पर एंट्री होती है क्वीन की। वो सभी से चिल्लाते हुए बोल रहे थे कि जितने लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया है उन सभी को एंट्रेंस असेंबली के अंदर जाना होगा। और हाँ, तुम सभी लोग यहाँ पर बस खड़े मत रहो, जल्दी से अपने स्टेटस के अंदर स्मार्ट मैप ओपन करो और सीधा जाओ सेंट्रल प्लेग्राउंड के अंदर। फिर इसके बाद उनकी नजर पड़ती है लिन और यूए के ऊपर, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। क्वीन यूए को अपने पास बुलाते हैं कि यूए यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और वहीं दूसरी साइड लिन अपने मैप को ओपन करते हुए सोच रहा था क्या प्लेग्राउंड। फिर इसके बाद वो क्वीन और यूए की तरफ देखते हुए सोचता है कि आखिर वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे होंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं प्लेग्राउंड का सीन, जहाँ पर सच में काफी सारे लोग मौजूद थे एंड इतने सारे लोगों को देखने के बाद जो लिन था वो भी काफी हैरान था। लिन ये सोच रहा था कि रियल वर्ल्ड के अंदर से एक साथ इतने सारे लोग गायब हुए हैं तो फिर क्या कोई हंगामा नहीं होगा। इसी बीच जो यूए है वो लिन के पास आती है। लिन उससे पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। यूए लिन को बताती है कि मैंने वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। एंड वो आपस में ये सब बातें कर रहे थे, तभी उनके साइड से कुछ आवाज आती है। कोई चिल्लाते हुए बोल रहा था कि ये जल्दी करो, तुम सभी लोग साइड में हटो। हम देखते हैं एक लड़के को जो कि आराम से चुपचाप आगे बढ़ रहा था और वहीं उसके पीछे खड़े लोग बाकी के ऊपर चिल्ला रहे थे कि रास्ते में मत आओ, हट जाओ। ये बच्चा सीधा सभी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं हूँ यूनियन प्रेसिडेंट, जो प्रिंसिपल है उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा तो फिर प्लीज तब तक तुम सभी लोग थोड़ा वेट करिए। और हाँ, उससे पहले मैं तुम सभी का इस एकेडमी के अंदर वेलकम करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम सभी लोग एंजॉय करोगे। वो जब ये सब बातें बोल रहा था उसी समय यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस फील होती है। ये सभी लोग ऊपर की चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान थे और घबराए हुए थे, क्योंकि इन सभी को अपने ऊपर दिखाई दे रहा था एक ड्रैगन, एक रियल ड्रैगन। लिन भी इस ड्रैगन को देखने के बाद काफी हैरान था कि क्या सच में ये एक रियल ड्रैगन है। एंड यहाँ पर इस ड्रैगन के फोर्स की वजह से जो लिन की बॉडी है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। एंड अगर हम यूए की बात करें तो वो भी मूव नहीं कर पा रही थी, उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से शेक कर रही थी। एंड हाँ, ये कोई अटैक करने वाला ड्रैगन नहीं है, बल्कि तुम ऐसा बोल सकते हो कि ये एकेडमी के प्रिंसिपल का पेट है। यहाँ पर आने के साथ ही प्रिंसिपल बोलते हैं कि मुझे थोड़ा काम था जिसकी वजह से मैं लेट हो गया, मुझे उम्मीद है तुम सभी बुरा नहीं मानोगे। प्रिंसिपल को यहाँ पर देखने के बाद प्रेसिडेंट बोलता है कि प्रिंसिपल क्या ये सेरेमनी कुछ ज्यादा ही ग्रेट नहीं हो गई। प्रिंसिपल बोलता है क्या ग्रैंड सेरेमनी, भाड़ में जाओ। आखिर तुम्हें क्या लगता है मैं इस बड़ी सी चिपकली के ऊपर बैठकर क्यों आया हूँ? दिखावा करने के लिए। मैं अभी अभी वहाँ से आया हूँ जिसकी वजह से मेरे पास टाइम कम था, तो फिर इसके ऊपर बैठकर मैं सीधा यहीं पर आ गया, ना कि मैं दिखावा कर रहा था। इसके अलावा इस छिपकली की इतनी हिम्मत कि इसने बच्चों को डराने की हिम्मत की है। अगर इसने अगली बार ऐसा किया तो फिर मैं इसकी खाल निकाल कर उसका सोफा बना दूंगा। एंड जब ये सब बातें हो रही थी उस समय ड्रैगन ने अपने सर को साइड में घुमा लिया था कि हाँ, मैं कुछ सुन ही नहीं रहा। प्रिंसिपल को देखते हुए लिन सोच रहा था क्या एकेडमी के प्रिंसिपल शायद इन्हीं के पास ऐसी पावर है कि ये मेरे स्कॉलर टैलेंट को देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो प्रिंसिपल थे वो सभी से बोलते हैं कि मैंने तुम सभी के रिजल्ट को देखा और हाँ, इस बार तुम सभी लोग सच में काफी इंप्रेसिव हो। ये बोलने के बाद वो सीधा देखते हैं लिन को। लिन को भी ये बात समझ में आ जाती है कि प्रिंसिपल उसी को देख रहे हैं। जो प्रिंसिपल थे वो आगे अपना एम्पलीफिकेशन मैजिक को यूज करते हैं और बोलते हैं ट्रेडिशन के हिसाब से मुझे सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हें किस चीज की परवाह है? मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरे नाम की परवाह होगी। मुझे पता है कि यहाँ पर मौजूद लोगों को बिना उनकी मर्जी के लाया गया है, तो फिर हो सकता है कि तुम में से काफी सारे लोग मुझसे काफी गुस्सा होंगे। और अगर तुम सभी लोग खुश नहीं हो तो फिर तुम एडमिशन हेड से बात करो, क्योंकि ये सारी की सारी उन्हीं की गलती है। वो बहुत ही अजीब टाइम पर लेटर भेजते हैं, इस वजह से मैंने सोचा है कि अगली बार लेटर को दिन में भेजा जाएगा। मैं इस रूल को बाद में चेंज कर लूंगा। वैसे अब मैंने बहुत ही ज्यादा मजाक कर लिया, तो फिर मेरे ख्याल से अब इसे बंद करना चाहिए। अब मैं तुम सभी को तुम्हारे माइंड के अंदर चल रहे दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर देना चाहूंगा। पहला, हम कौन हैं और हम क्या कर रहे हैं? तो ओल्ड वर्ल्ड के बच्चों मेरी बातें ध्यान से सुनो, हम हैं क्लोनी जायर्स, मतलब कि सिंपली हम दूसरे वर्ल्ड से हैं। और फिलहाल तुम सभी लोग जिस वर्ल्ड में मौजूद हो उसका नाम है नोर्मा, एक नई दुनिया। और हमारे एकेडमी का रूल है कि हम अपने जैसे और भी कई सारे लोग को बनाएं। नोर्मा वो वर्ल्ड है जिसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और फ्यूचर में चलकर हम इसी वर्ल्ड के लिए लड़ेंगे। जिस समय तुमने लेटर को ओपन किया था उसी समय से तुम्हारी नॉर्मल लाइफ खत्म हो गई। अब से तुम्हारी नई लाइफ शुरू होती है। हो सकता है इस लाइफ के अंदर तुम लोग जनरल बनो, कमांडर बनो, या फिर इस लैंड के लीडर। कुछ लोग मैजिक रूल का यूज करते हुए ग्रेट मैजिशियन भी बन सकते हैं। और हो सकता है कि तुम इस नए वर्ल्ड के अंदर रूल बनाने वाले लीडर बनो। पावर, स्ट्रेंथ, नॉलेज, वेल्थ और इमॉर्टलिटी, इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। इस नए वर्ल्ड के अंदर मौजूद सारी चीजें तुम्हारी हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। इसके अलावा लास्ट में मैं एक नए रूल के बारे में अनाउंस करना चाहूंगा।
तुम में से हर एक फ्रेशमैन का न्यू वर्ल्ड के अंदर जाना फॉरबिडन है, तुम लोग नए वर्ल्ड में नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, जो लोग टॉप 3 में आएंगे उन्हें नए वर्ल्ड के अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। इस बात को सुनने के साथ ही प्रेसिडेंट बोलता है, प्रिंसिपल आखिर आप ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में सोचिए। प्रिंसिपल गुस्से में प्रेसिडेंट को घूरता है, ये वार्निंग देते हुए कि मेरे बीच में आज के बाद मत आना और ना ही बोलना। एंड प्रेसिडेंट को भी ये बात समझ में आ जाती है कि प्रिंसिपल के घूरने का मतलब क्या है। प्रिंसिपल आगे बोलते हैं, ठीक है बकवास बहुत ही ज्यादा हो गई, तो फिर तुम सभी लोग जा सकते हो। ली यहाँ पर सोच रहा था कि प्रिंसिपल की बातों को सुनकर ये प्रेसिडेंट इतना ज्यादा हैरान क्यों हो गया था, क्या नए वर्ल्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम है। हालांकि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फिलहाल रिसोर्सेज का यूज करते हुए अपने पावर को बढ़ाना होगा। एंड जब लिन ये सब बातें सोच रहा था उसी समय उसके पीछे से एक आवाज आती है कि जियाओ लिन थोड़ा रुको। हम देखते हैं लिन को बुलाने वाले कोई और नहीं बल्कि क्वीन थे। लिन उनसे पूछता है कि काउंसिलर क्वीन आखिर क्या हुआ। क्वीन बताते हैं कि नॉर्मली टॉप स्टूडेंट को ही मॉनिटर बनाया जाता है, लेकिन यूए ने इस चीज को मना कर दिया, तो फिर जो मॉनिटर की पोजीशन है वो तुम्हें मिलेगी। एंड मॉनिटर बनने के बाद तुम कुछ रिसोर्सेज का यूज भी कर पाओगे, सो मजे करो। मुझे उम्मीद है ये तुम जैसे लूजर के लिए एक बड़ा गिफ्ट साबित होगा, तो अच्छे से ग्रो करना। 3 महीने बाद वापस से मॉनिटर के लिए एग्जाम होगा, तब तक तुम ही इस पोजीशन को हैंडल करने वाले हो। क्वीन के ये बोलने के साथ ही लिन को भी सिस्टम के थ्रू बता दिया जाता है कि तुम हो एक्टिंग मॉनिटर। फिर जो क्वीन है वह यहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि चलो मैं चलता हूँ, मुझे काफी सारे काम है, कोर्स वगैरह तुम खुद ही स्टेटस के अंदर चेक कर लो। एंड लिन को समझ नहीं आता कि आखिर अभी जस्ट उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम स्टूडेंट डोमेट्री का सीन देखते हैं। एंड ये डोमेट्री सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ओपन रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। एक लड़की लिन को डोमेट्री के बारे में सब कुछ बता रही थी, तुम्हें कब आना है, कब जाना है, वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद वो लिन की आईडी देखती है। उसकी आईडी देखने के बाद वो थोड़ी हैरान थी। उसे जैसे ही ये बात पता चलती है कि लिन एक मॉनिटर है, वो तुरंत ही अपने टोन को बदल लेती है। वो बोल रही थी, ओ तो तुम एक मॉनिटर हो, अमेजिंग। लिन उसे बताता है कि मैं बस एक्टिंग मॉनिटर हूँ, ना कि रियल मॉनिटर। वो लड़की बोलती है कि कुछ भी हो, लेकिन मॉनिटर बनना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं, तुम तो सच में अमेजिंग हो। चलो मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें रूम वगैरह दिखा देती हूँ, ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके बाद वो लड़की लिन को उसका यूनिफॉर्म देती है एंड उसे रूम वगैरह दिखाती है कि यह है तुम्हारा रूम एंड यहाँ पर तुम अकेले रहने वाले हो। सिर्फ कुछ ही लोगों को इस तरह से रूम मिलता है, वरना सभी को ऐसा रूम नहीं मिलता। फिर वो लिन को उसका बैच वापस करते हुए बोलती है कि ये एकेडमी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो फिर इसे कभी मत खोना। और हाँ बाय द वे, मेरा नाम है जांग टिंग टिंग, चलो दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि हमारी मुलाकात तो होती रहेगी। अगर तुम्हें पढ़ाई के रिलेटेड या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है तो फिर तुम मुझे बुला सकते हो। लिन भी उसे ओके बोल देता है एंड जो टिंग टिंग है वो तुरंत ही यहाँ से निकल जाती है अपने काम पर। लिन थोड़ी देर तक उसके बारे में सोचता है कि आखिर वो किस तरह की लड़की है, कितनी अच्छी है, उसके काफी सारे दोस्त होंगे। फिर इसके बाद वो याद करता है, इस एकेडमी के अंदर अगर तुम रहना चाहते हो तो फिर पावर बहुत ही जरूरी है, पावर से ऊपर कुछ भी नहीं। फिलहाल तो मुझे बस क्लासेस के बारे में पता लगाना होगा। फिर इसके बाद जो लिन है वो अपने माइंड के अंदर इमेजिन करता है कोर्स शेड्यूल। ये सोचने के साथ ही लिन के सामने पूरा का पूरा शेड्यूल ओपन हो जाता है कि आखिरकार उसे कौन से कोर्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, वगैरह वगैरह। यहाँ पर कुछ ऐसे कोर्स थे जो कि लिन को लेने ही पड़ेंगे एंड कुछ ऐसे कोर्स भी थे जो कि लिन के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो ले या फिर चाहे तो ना ले। सभी चीजों को देखने के बाद लिन को पता चलता है कि ये बहुत ही ज्यादा है, उसे पढ़ाई और ट्रेनिंग वगैरह बहुत ही ज्यादा करनी होगी। एंड हाँ, यहाँ पर नॉर्मा वर्ल्ड का लैंग्वेज, उसकी हिस्ट्री, उसका जियोग्राफी तुम्हें पता होना ही चाहिए। फिर इसके बाद लिन काफी देर तक सोचता है कि उसे कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी काफी सारे कोर्सेज थे जिन्हें लिन चाहे तो चूज कर सकता है या फिर चाहे तो इग्नोर कर सकता है। एंड काफी देर तक सोचने के बाद जो लिन है वो बेसिक चीजों को चूज करता है, जैसे कि बेसिक स्वॉर्डमैनशिप, बेसिक फुटवर्क, बेसिक फिजिकल आर्ट, बेसिक मेडिटेशन और बाकी चीजें लिन को चूज करनी थी, वो इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। सभी चीजों को चूज करने के बाद जो लिन है वो यस पर क्लिक कर देता है कि हाँ मुझे यही चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर पावर ही सब कुछ है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन बेसिक स्वॉर्डमैनशिप ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन देखते हैं। यहाँ पर लिन लगातार अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और इसके बदले में लिन को लगातार एक्सपीरियंस भी मिल रहा था। एंड यहाँ पर ट्रेनिंग करने की वजह से लिन का कमर काफी दुख रहा था, क्योंकि वो जब हर बार स्विंग करता है उस समय पूरा फोर्स जाता है सीधा उसके कमर के ऊपर। इसके अलावा लिन के पास टैलेंट भी है, तो फिर उसकी एफिनिटी काफी स्पीड से इंक्रीज हो रही थी। लिन यहाँ पर एक बार फिर एक स्विंग लगाता है, जिसकी वजह से उसे मिलते हैं 2 एक्सपीरियंस। वो सोच रहा था कि जैसे जैसे मैं इसके फंडामेंटल को समझता जाता हूँ मेरी स्पीड बढ़ती जाती है। एंड हाँ, यहाँ पर जो लिन के स्वॉर्डमैनशिप का करंट लेवल है वो है 3 और 2 से 3 लेवल पर जाने की वजह से लिन का स्ट्रेंथ बढ़ गया है। लिन यहाँ पर सोच रहा था कि 1 लेवल से 2 लेवल तक जाने में मुझे लगा आधा घंटा, 2 से 3 में जाने में मुझे लगा 1 घंटा। सच में मेरी स्पीड तो काफी ज्यादा है, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी सभी के लेवल को ब्रेक करके काफी आगे निकल जाऊंगा। फिर लिन जमीन पर बैठते हुए बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, अब मैं खुद को इससे ज्यादा और पुश नहीं कर सकता।
इसी बीच यहाँ पर एंट्री होती है एक लड़की की, जो कि सभी से चिल्लाते हुए बोल रही थी, नई स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम सभी का लेवल इतना कम था तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लास के अंदर आने की? तुम्हें इसे चूज नहीं करना चाहिए था। जब तक कि तुम सभी लोग बेसिक स्वॉर्डमैनशिप के लेवल 3 को रीच नहीं कर लेते तब तक तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। इस लड़की का नाम है चेंगना, जो कि 3rd ईयर की एक स्टूडेंट है एंड बेसिक स्वॉर्डमैनशिप की सब्स्टिट्यूट टीचर। इसकी बात को सुनकर सभी लोग रोने लगते हैं, लेकिन वो भाग नहीं सकते तो फिर वो बोलते हैं ठीक है मैम। एक लड़का तो रोते हुए बोल रहा था कि मुझे स्वॉर्डमैनशिप नहीं चूज करनी चाहिए थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक लड़की जो कि बोल रही थी हमें लेवल 1 से लेवल 2 पर जाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे, हम कोई सुपर ह्यूमन नहीं है तो फिर आखिर ये पॉसिबल कैसे है, हम ये कर ही नहीं सकते। इसी बीच जो लिन है वो इंस्ट्रक्टर के पास आते हुए बोलता है कि इंस्ट्रक्टर चेंगना, जैसा कि आपने कहा था मैंने स्वॉर्डमैनशिप के लेवल 3 को रीच कर लिया है, तो फिर क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मेरी अगली क्लास है बेसिक मेडिटेशन और टाइम पर पहुंचने के लिए मुझे यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलना होगा। लिन की बातों को सुनने के बाद जो चेंगना थी वो उसे थोड़ी देर तक देखती है और फिर बोलती है, स्कूल की पहली क्लास है, तुम्हारा पहला दिन है और अभी 2 घंटे भी नहीं बीते हैं। क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि 2 घंटे से भी कम टाइम के अंदर तुमने लेवल 3 को रीच कर लिया है? बकवास मत करो, तुम बस थोड़े लकी थे, तुम्हारा एट्रीब्यूट वो सिंगल डिजिट का था और अपने दोस्त की वजह से तुम्हें मिला S रैंक। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतनी जल्दी स्वॉर्डमैनशिप के लेवल 3 को रीच कर पाओगे? अगर तुम क्लास को बंक करना ही चाहते हो तो फिर कम से कम तुम्हें कोई अच्छा एक्सक्यूज बनाना चाहिए था। ये बोलकर वो सोचती है लेवल 3, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? मैं यकीन कर लूंगी, ये मेरा पहली बार नहीं है जब मैं किसी फ्रेशमैन को टीच कर रही हूँ। लिन बोलता है डेटा पैनल देखने के बाद आपको ये बात पता चल जाएगी कि मैं लेवल 3 पर पहुंच चुका हूँ, सो प्लीज एक बार उसे देखिए। चेंगना बोलती है क्या डेटा पैनल? मैं उन सब चीजों पर यकीन नहीं करती। एंड हाँ, ये बातें बोलते बोलते वो यहाँ पर अपने हाई लेवल के टीचिंग परमिशन को एक्टिवेट कर रही थी। उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है एंड धीरे धीरे करके ये पूरा प्लेस चेंज होने लगता है। चेंगना बोलती है रियल कम्बैट का यूज करके मैं खुद ही ये चेक करूंगी कि तुम लेवल 3 पर हो या फिर नहीं। एंड हाँ, उसके ये बोलने के साथ ही ये दोनों एक एरिना के अंदर पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर लिन को चेंगना के स्केलेटन से फाइट करनी होगी। अगर लिन उन सभी को डिफीट कर लेता है तो फिर जो चेंगना है वो मान जाएगी कि हाँ, लिन ने अपने स्वॉर्डमैनशिप के लेवल 3 को रीच कर लिया है। वो बताती है कि यहाँ पर तुम सच में नहीं मरने वाले, लेकिन जो पेन है वो पूरा फील होगा। फिर इसके बाद वो अपने स्केलेटन को भेज देती है लिन के ऊपर अटैक करने के लिए। एक साथ कई सारे स्केलेटन ली की तरफ आगे बढ़ रहे थे और जो चेंगना थी वो कुर्सी पर बैठकर आराम से बोल रही थी, मुझे प्रूव करो अपनी पावर, मैं देखना चाहती हूँ तुम कितने स्ट्रांग हो। अगर तुम इस चीज को क्लियर कर लेते हो तो फिर मैं तुम्हें चुपचाप क्लास से जाने दूंगी। फिर हमें इस एरिना के बारे में बताया जाता है जो कि है कंटेंट डंजन, यहाँ पर 40 मिनट तक सरवाइव करो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि तुम 20 स्केलेटन को मार कर यहाँ से निकल जाओ। लिन यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो इन सभी स्केलेटन को मारेगा, भागेगा नहीं। हालांकि एक नए स्टूडेंट के लिए इस तरह के किसी डंजन को क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है, बट लिन को ये करना ही होगा। फिर इसके बाद जो लिन है वो अपने स्वॉर्ड को समन करता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, ये सोचते हुए कि मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सभी को मारकर डंजन को क्लियर करूंगा। एक स्केलेटन लिन के ऊपर अटैक करता है, जिसे कि काफी आसानी से डॉज करने के बाद लिन अपने स्वॉर्ड को उसके गर्दन में धंसा देता है। हालांकि इसकी वजह से उसकी डेथ नहीं होती, तब जो लिन है वो सीधा उसके गर्दन को ही काट देता है। एंड लिन ने यहाँ पर एक स्केलेटन मार दिया है, उसे 19 और मारने हैं। लिन यहाँ पर सोच रहा था कि मुझे इनके वीक पॉइंट के ऊपर अटैक करके इन्हें डिफीट करना होगा, लेकिन इसके लिए भी मुझे 2 अटैक करने होंगे। वो सोचता है कि 20 स्केलेटन है यानी 40 अटैक, चलो शुरू किया जाए। चेंगना बेटी फाइट को देखते हुए सोच रही थी, सच में इस बच्चे के अंदर हिम्मत तो है। मुझे लगा था वो डर कर मुझसे माफी मांगेगा ताकि मैं डंजन को क्लियर कर दूं, लेकिन ये तो माफी नहीं मांग रहा। उसकी फुटवर्क टेक्निक, उसका स्लेस और उसका फोर्स, ये सच में लगभग परफेक्ट है। उसका मूवमेंट और जजमेंट, इसे देखकर ऐसा लगता है कि वो इन सभी चीजों को लेकर काफी एक्यूरेट और कॉन्फिडेंट है। ये उन बेवकूफों से कहीं ज्यादा बेहतर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने शॉट को घुमाना जानते हैं और कुछ नहीं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी है, इसका स्टेटस, जो कि एकदम ही ट्रेस है। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि अपने एट्रीब्यूट को बेटर करने के लिए उसने स्वॉर्डमैनशिप और मेडिटेशन इन दोनों कोर्सेज के अंदर इनरोल किया है। अपने बेकार से स्टेटस के बावजूद उसने 13 स्केलेटन को मार डाला। इसने तो सच में पहले ही एक मिरेकल क्रिएट कर दिया है, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो जब ये सब बातें सोच रही थी उसी समय पीछे से लिन के ऊपर एक स्केलेटन अटैक करता है। एंड इस चीज को देखकर चेंगना सोचती है शायद यही इसकी लिमिट है, मुझे नहीं लगता ये और ज्यादा आगे बढ़ पाएगा। बच्चे, बेहतर होगा कि तुम हार मान लो, क्योंकि अब तुम और ज्यादा लोगों को डिफीट नहीं कर सकते। बट जो लिन है वो कहाँ हार मानने वाला था, वो गुस्से में अपने हेवी स्लेस को एक्टिवेट करता है। एंड लिन के इस अटैक के अंदर एक साथ एक नहीं बल्कि 2 स्केलेटन मरते हैं। एंड इस चीज को देखने के बाद चेंगना बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि आखिरकार उसने हेवी स्लेस को लर्न किया तो किया कैसे। फिर इसके बाद जो लिन है वो और भी काफी सारे स्केलेटन को मारता है, जैसे कि 17, 18, 19। फिर सबसे आखिर में वो 20वें स्केलेटन को भी मारते हुए बोलता है, तो ये खत्म हुआ। इतने देर तक फाइट करने की वजह से लिन काफी थक गया था, वहीं चेंगना
चेंगना काफी हैरान थी। लिन बोलता है सीनियर मैंने आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया तो फिर क्या मैं जा सकता हूँ। चेंगना बहुत ही ज्यादा हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार लिन ने ये सब किया तो किया कैसे। फिर उसे ये बात समझ में आ जाती है कि लिन ने यस रैंक अचीव किया है लेकिन लक से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं एक लड़की को जो कि प्रेसिडेंट से बोल रही थी प्रेसिडेंट मैं उन सभी के फाइल ले आई हूँ जो कि यस रैंक या फिर ए रैंक पर हैं। प्रेसिडेंट बोलती है ठीक है काम हो गया है तो फिर तुम इसे यहीं पर छोड़ सकती हो। वो लड़की बोलती है प्रेसिडेंट यहाँ पर एक क्लास शेड्यूल भी है तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उसे देख लीजिए। प्रेसिडेंट पूछता है कि क्या कोई गड़बड़ है। वो लड़की बताती है कि हाँ एक फ्रेशमैन के द्वारा कोर्स को सेलेक्ट करना सच में ये काफी अजीब है। आप शेड्यूल को देखिए, एक फ्रेशमैन जिसका नाम जियाओ लिन है उसने यहाँ पर जितने भी कोर्स मौजूद हैं उन सभी को चूज किया है। एंड इस बात को सुनने के बाद जो प्रेसिडेंट है वो भी काफी हैरान था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एकेडमी के इन्फर्मरी का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोल रहा था कि क्या तुम ये कहना चाहते हो मैंने ये जानबूझकर किया, मैं तो बस उसे टीच करने का ट्राई कर रही थी, मेरा उसे हर्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। एंड हाँ ये सारी बातें बोलने वाली चेंगना थी। जो प्रेसिडेंट था वो उससे बोलता है कि ये पहली बार नहीं है जब आपने कुछ ऐसा किया, आप फ्रेशमैन के साथ पहले भी ऐसा कर चुकी हैं। चेंगना बोलती है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे इस चीज से तुम्हें प्रॉब्लम है। प्रेसिडेंट बोलता है कि नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि आप इनके साथ इतना एक्सट्रीम बिहेव मत करिए। चेंगना बताती है कि एक फ्रेशमैन था जिसकी वजह से मैंने इसके साथ काफी अच्छे से बिहेव किया, मैंने अभी से ये दिखाया ही नहीं कि आखिरकार असली ब्रूटालिटी होती क्या है। इस बात को सुनकर प्रेसिडेंट शांत हो चुका था एंड जो चेंगना थी वो भी शांत हो चुकी थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये बात पता थी कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। इसी बीच जियाओलिन को भी होश आने लगता है, वो उठते हुए पूछता है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर, क्या ये इन्फर्मरी है। प्रेसिडेंट बताता है कि हाँ तुम चिंता मत करो ये इन्फर्मरी है और तुम ठीक हो। एरिना से बाहर निकलने के बाद होलोग्राम की तरह तुम्हारा स्टेमिना रिकवर नहीं हुआ जिसकी वजह से तुम अनकॉन्शियस हो गए। एंड हाँ पिछली बार जब ये सभी लोग गोबलिन को हंट करने गए थे एंड उसे हंट करने के बाद जब ये बाहर आए थे उस समय इनकी पूरी बॉडी हील हो गई थी, लेकिन एरिना के अंदर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर तुम्हारी बॉडी हील नहीं होती। एंड यही रीजन था जिसकी वजह से जियाओलिन अनकॉन्शियस हो गया। वो बोलता है कि हाँ अभी भी मेरी बॉडी थोड़ी बहुत दर्द तो कर रही है। प्रेसिडेंट बोलता है कि वैसे मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। फिर वो चेंगना से बोलता है कि ना कि आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हैं। इस बात को सुनकर चेंगना को गुस्सा आ रहा था लेकिन फिर भी वो यहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। वेल वो यहाँ से जाते जाते पीछे घूमती है और जियाओलिन से बोलती है कि इसके अंदर मेरी कोई भी गलती नहीं थी और हाँ जैसा कि मैंने तुमसे कहा था अगर तुम इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो फिर तुम जा सकते हो। तो हाँ तुम जा सकते हो, मतलब कि अगली बार से जो जियाओलिन है वो आधे टाइम के अंदर ही ट्रेनिंग को लीव कर सकता है। फिर वो यहाँ से जाते हुए आगे बोलती है कि तुम इस चीज के लिए मुझे दोष मत देना क्योंकि जो लोग डुअल कल्टीवेट करते हैं मतलब कि मैजिक और मार्शल आर्ट दोनों को ही एक साथ लर्न करने का ट्राई करते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता। एंड हाँ ये बोलने के बाद वो यहाँ से निकल जाती है। वहीं जो तुरान है वो ये सोच रहा था कि मुझे उम्मीद नहीं था ये लेडी ऐसी होगी। फिर इसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो जियाओलिन से बोलता है कि अब वो यहाँ से चली गई है तो फिर क्या हम बिजनेस की बात करें। वो बोलता है कि क्या तुमने फ्रेशमैन के हैंडबुक को रीड नहीं किया, उसमें साफ साफ ये बात बताई गई है कि तुम्हें इतने सारे कोर्सेस नहीं लेने चाहिए। स्वॉर्डमैनशिप ये एक तरह का ताइजुत्सु है यानी कि फिजिकल सिस्टम, वही अगर हम मेडिटेशन की बात करें तो वो है मैजिकल सिस्टम। एंड ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, इन दोनों को एक साथ ग्रो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि अगर तुम इन दोनों को एक साथ लर्न करते हो तो फिर इसके काफी सारे फायदे भी हैं, मतलब कि तुम्हारी कम्बैट स्किल काफी अच्छी रहेगी, बैटल के अंदर तुम्हें काफी फायदा मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे तुम इन्हें सीखते जाओगे ये और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें बाकियों से 3 गुना या फिर 6 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। तुरान बताता है कि हाँ मुझे इन सभी चीजों के बारे में पता है और हम इस कोर्स का कंपेयर एक ट्री से कर सकते हैं, बिल्कुल एक ट्री की तरह फ्यूचर में चलकर इसके काफी सारे ब्रांच बाहर निकलेंगे और मुझे ये बात भी पता है कि इसे सीखने में काफी मेहनत लगने वाली है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करना चाहता हूँ। वो सोचता है कि अपने स्कोर बोनस के साथ मैं ये जरूर कर सकता हूँ। जियाओलिन की बात को सुनकर जो प्रेसिडेंट है वो कुछ बोल नहीं वाला था लेकिन तभी उसके सिस्टम में प्रिंसिपल का एक नोटिफिकेशन आता है, मतलब कि मैसेज आता है। एंड इस चीज को देखने के बाद वो भी काफी हैरान था। वो यहाँ से जाते हुए बोलता है कि जियाओलिन मुझे एक जरूरी काम है तो फिर मुझे जाना होगा, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया है, वैसे तुम अच्छे से आराम करो, मुझे उम्मीद है तुम्हारी जो बॉडी है वो जल्दी रिकवर हो जाएगी। प्रिंसिपल का मैसेज। इस बात को सुनने के साथ ही जियाओलिन को ऐसा लगता है कि जो प्रिंसिपल है वो उसके ऊपर नजर रखे हुए है और उसने प्रेसिडेंट को इसलिए बुलाया है ताकि वो जियाओलिन के यस रैंक टैलेंट के बारे में उसे बता सके। लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ी अलग हैं जो कि तुम्हें थोड़ी ही देर के अंदर पता चल जाएगा। बट फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिस का सीन। प्रिंसिपल यहाँ पर चुपचाप खड़ा था, तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है कि लॉर्ड प्रिंसिपल आखिर आपका फेस इतना उतरा हुआ क्यों है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपका मूड ठीक कर दूं। वेल ये बातें बोलने वाली डॉन एकेडमी की मेन कंट्रोल सिस्टम थी, मतलब कि यही डॉन एकेडमी के अंदर मौजूद सभी सिस्टम को कंट्रोल करती है। प्रिंसिपल इसे देखकर बोलता है कि वेल तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम फिलहाल ब्लू स्टार एनिमे
से ऑब्सेस्ड हो गई हो, मतलब कि उसके कल्चर से ऑब्सेस्ड हो गई हो। वो बताती है कि हाँ वो काफी पॉपुलर है, तो फिर वो मुझे भी अच्छा लग रहा था। प्रिंसिपल बताता है कि देखो तुम इस पूरे एकेडमी की स्मार्ट ब्रेन हो, यहाँ पर जो कुछ भी होता है तुम्हारी मर्जी से होता है, मुझे ये बात याद दिलाने की जरूरत नहीं। वो बताती है कि हाँ मुझे ये बात पता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर 100 साल बाद भी तुम इतने ज्यादा बोरिंग क्यों हो। तुम्हारे एकेडमी के अंदर अभी जस्ट काफी सारे नए स्टूडेंट आए हैं, तो फिर तुम्हें खुश रहना चाहिए। वैसे इसके अलावा यहाँ पर एक SS रैंक टैलेंट वाला स्टूडेंट भी है, तो फिर आखिरकार तुम इतने उदास क्यों हो। प्रिंसिपल बताता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन का पॉइंट लगभग 10 होता है और जो लोग इस एकेडमी के अंदर इनरोल करते हैं उनका पॉइंट 20 से ज्यादा होता है। लेकिन वो बच्चा जियाओलिन, उसका पॉइंट 9 है। मैं मानता हूँ कि वो काफी इनक्रेडिबल है, लेकिन फिर भी सिस्टम बोलती है सो हॉट, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। प्रिंसिपल बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार उस एकेडमी के अंदर एडमिशन क्यों मिला, क्योंकि अगर कोई एकेडमी के अंदर आना चाहता है तो फिर उसका पॉइंट 20 से ज्यादा होना चाहिए, टैलेंट से फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम बताती है कि हो सकता है एडमिशन डिपार्टमेंट से छोटी मोटी गलती हो गई हो, इसके अलावा वो एक जीनियस है, प्योर टैलेंट, तुम्हें इसके लिए खुश होना चाहिए। प्रिंसिपल बताता है प्रॉब्लम यही तो है, मैंने जियाओलिन के फाइल को एक्सेस करने का ट्राई किया, लेकिन सिस्टम के अंदर उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। इस साल कुल मिलाकर 1360 लोग एकेडमी के अंदर इनरोल हुए हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर जो रिकॉर्ड है वो 1359 लोगों का है, मतलब कि एक आदमी का रिकॉर्ड मिस है। जब से ये एकेडमी बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेन सिस्टम क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। सिस्टम बताती है कि मिस्टर प्रिंसिपल जो एडमिशन लेटर है वो 1360 लोगों का था, इसमें कोई भी इशू नहीं है। प्रिंसिपल बोलता है कि वेल अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे जियाओलिन का एडमिशन लेटर दिखाओ। सिस्टम बोलती है कि आपके साथ काम करना मुझे काफी पसंद है, लेकिन माफ करना मैं आपको वो लेटर दिखा नहीं सकती। अब इस बात को सुनकर प्रिंसिपल भी काफी हैरान हो गया था कि क्या तुम मुझे वो लेटर दिखा नहीं सकती, लेकिन क्यों। वो बोलता है कि मैं प्रिंसिपल हूँ, एडमिशन लेटर देखना ये मेरा राइट है, तो फिर आखिर मुझे इसकी परमिशन क्यों नहीं है। सिस्टम बोलती है कि मैं आपकी बात को समझती हूँ, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैं आपको वो लेटर दिखा नहीं सकती। प्रिंसिपल बोलता है कि ठीक है मैं इस मैटर को यहीं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे यहाँ से जाने के बाद उस बच्चे के ग्रोथ में कोई दखलंदाजी हो। एकेडमी से जुड़े सभी मामलों को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे उम्मीद है तुम सभी चीजों को हैंडल कर लोगी। सिस्टम बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कर लूंगी। वेल फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कैफेटेरिया का सीन, जहाँ पर टिनटिन किसी से बोल रही थी नो वे तुम वही हो ना जो कि कल क्लास के बाद बेहोश हो गया था, और मैंने सुना है कि तुमसे मिलने के लिए काउंसिल प्रेसिडेंट भी आया था। उसके सामने बैठा था जियाओलिन, जो कि उसे बताता है कि हाँ मैं वही हूँ, और वो सोचता है क्या ये सारी बातें इतनी जल्दी फेल भी गई। टिनटिन बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अनलकी हो, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बहुत ही डरावना है। जियाओलिन बोलता है कि क्या सच में वो इतना डरावना है। वैसे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो होलोग्राम सिमुलेशन एरिना है उसे हम लोग भी ओपन कर सकते हैं या बस सीनियर ही। टिनटिन बताती है कि नहीं तुम उस चीज को एक्सेस कर सकते हो, बस उसके लिए क्लास मॉनिटर की परमिशन चाहिए। एंड हाँ वो और भी काफी सारी बातें बताती है कि बिना क्लास मॉनिटर के कोई भी इस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि क्लास मॉनिटर पूरी की पूरी क्लास को मैनेज करता है, तो फिर उसकी परमिशन से तुम इस होलोग्राम एरिना को एक्सेस कर सकते हो। और जबकि तुम खुद ही क्लास मॉनिटर हो तो फिर तुम बिना किसी की परमिशन के इस चीज को अपील कर सकते हो। फिर वो जियाओलिन को बताती है कि आखिरकार तुम्हें इस चीज को अपील कैसे करना है। जियाओलिन भी इस बात को समझ गया था, वो इसे अपील कर देता है। टिनटिन बताती है कि देखो तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, इस वजह से हो सकता है इस चीज की परमिशन मिलने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगे। लेकिन उसकी ये बात पूरा करने के साथ ही जियाओलिन बोलता है कि मुझे परमिशन मिल गई। अब इस बात को सुनकर टिनटिन भी काफी हैरान थी, क्योंकि जो सेकेंड ईयर के टॉप स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी 3 हफ्ते लगते हैं इसकी परमिशन मिलने में, लेकिन यहाँ पर जियाओलिन ने इस चीज को अप्लाई किया और उसे इस चीज की परमिशन तुरंत ही मिल गई। फिर वो जियाओलिन को इस सिमुलेशन एरिना के बारे में बताती है कि अगर तुम इसका यूज करना चाहते हो तो फिर तुम्हें 500 एक्सचेंज पॉइंट देने होंगे। हाँ अगर तुम उस एरिना को क्लियर कर देते हो तो फिर तुम्हारा जो पॉइंट है वो रिफंड हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर जियाओलिन ये सोचता है कि क्या उस एरिना के अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। जियाओलिन के पास फिलहाल 800 पॉइंट है, और अगर वो हार जाता है तो फिर उसके 500 पॉइंट बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन फिर जियाओलिन प्रिंसिपल की बात को याद करता है, उन्होंने कहा था कि जो 3 लोग सबसे स्ट्रांग होंगे वही न्यू वर्ल्ड के अंदर जाएंगे। वो प्रोफेसर को भी याद करता है और फिर वांग के बात को, जहाँ पर वांग जियाओलिन से बोल रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। इन सभी बातों को याद करके जियाओलिन सोचता है कि मुझे जल्दी खुद को ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा, मुझे सबसे ताकतवर बनना होगा, क्योंकि जो यूए है वो क्लास मॉनिटर बनना नहीं चाहती, और 3 महीने के बाद हो सकता है जब क्लास मॉनिटर का इलेक्शन होगा, मतलब जो कुछ भी होगा उस समय वांग को क्लास मॉनिटर बनाया जाए। जियाओलिन को परमिशन नहीं मिलेगी, और अगर ऐसा है इसका मतलब जियाओलिन को अभी खुद को ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा इन्हीं 3 महीनों के अंदर। इन सभी बातों को याद करने के बाद जियाओलिन यहाँ से जाते हुए बोलता है कि सीनियर मैं चलता हूँ, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। जियाओलिन को यहाँ से जाता देख टिंगटिंग सोचती है कि ये बच्चा सच में काफी मेहनती है, एक एक्टिंग क्लास मॉनिटर से मुझे यही उम्मीद थी। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम फिटनेस क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोल रहा था आखिर इतने बेकार स्टेटस के बावजूद कोई उसे एक्टिंग क्लास मॉनिटर कैसे बना सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा
ताकि आपके होने के बावजूद उस जैसा एक पर्सन एक्टिंग क्लास मॉनिटर बनाओ। एंड हाँ, ये भी एक फ्रेशमैन है क्लास 6 से जिसका नाम है लियांग जिवे। उसकी बातों को सुनने के साथ ही कोई आदमी बोतल को इतनी जोर से दबाता है जिसकी वजह से वो बोतल भी फूट चुका था। वेल, ये आदमी है वांग, जो कि गुस्से में बोल रहा था कि हाँ, मुझे इस बारे में पहले ही पता चल चुका है और वो एक्टिंग क्लास मॉनिटर बना है सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। सच में वो मुझे बनना चाहिए था, ना कि उसे। और अब दिखावे के लिए वो क्लास खत्म होने के बाद भी ट्रेनिंग करता है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। लियांग बोलता है कि ब्रदर वांग, आप चिंता मत करिए, 3 महीने बाद जब ये सारी चीजें वापस से होंगी उस समय आप बनेंगे क्लास मॉनिटर और उस समय आप उसे एक अच्छा सबक सिखा सकते हैं। वैसे मैं सेकंड ईयर के एक स्टूडेंट को जानता हूँ जो कि डिसिप्लिन डिपार्टमेंट से है और अगर कोई उसके सामने रूल ब्रेक करता है तो फिर वो उसके पॉइंट काट देता है। तो फिर क्या हमें उसका यूज करना चाहिए? वेल, उसके ये बोलने के बाद हम देखते हैं जियाओलिन को, जो कि ट्रेनिंग कर रहा था एंड ट्रेनिंग के बदले में उसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे। वो फिलहाल लेवल 1 पर है, उसके एक्सपीरियंस पॉइंट है 18 और लेवल 2 पर जाने के लिए उसे चाहिए 100 पॉइंट। काफी देर तक ट्रेनिंग करने के बाद जियाओलिन बोलता है कि अब लगभग 7 बजने वाले हैं तो फिर मुझे चलना चाहिए। डॉर्म पर वापस जाने में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट और मुझे उम्मीद है कि 10 मिनट में मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। अगर मैं हर रोज यूं ही क्लास के बाद ट्रेनिंग करता रहा तो फिर अगले हफ्ते तक शायद मैं खुद को लेवल 2 पर अपग्रेड कर सकता हूँ। ये सब बातें सोचने के बाद जियाओलिन जब गेट को ओपन करने का ट्राई करता है उस समय जियाओलिन को पता चलता है कि ये गेट लॉक है। वेल, वो इस चीज से काफी हैरान था कि क्यों आखिर किसी ने बाहर से दरवाजा लॉक क्यों किया, क्योंकि अगर कोई बाहर से दरवाजा लॉक करता है तो फिर उसे अंदर ध्यान देना चाहिए कि अंदर कोई है या फिर नहीं, और जल्दी पूरे एरिया में कर्फ्यू लग जाएगा। कर्फ्यू लगने के बाद अगर किसी ने जियाओलिन को बाहर देख लिया तो फिर उसके पॉइंट कटेंगे। इन्हीं सब चीजों की वजह से जियाओलिन जब परेशान हो ही रहा था उसी समय अचानक ही लाइट कट जाती है। अब जियाओलिन काफी घबरा चुका था, उसे डर लग रहा था कि अगर किसी ने पकड़ लिया तो फिर क्या होगा, और उसे ठंड भी लग रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स रात का टाइम है, टेम्परेचर गिर चुका है और वो बिना किसी खास कपड़े के यूं ही खड़ा है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरे साइड का सीन देखते हैं जहाँ पर लियांग एक सेकंड ईयर के स्टूडेंट से बोल रहा था सीनियर। यहाँ पर एक फ्रेशमैन ऐसा है जो कि रूल नहीं मान रहा, वो हर बार रूल को ब्रेक करता है वार्निंग के बावजूद, और मैं ये चाहता हूँ कि आप उसे सबक सिखाएं। इस बात को सुनकर ये बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल। इसका नाम है चेन यू, जो कि सेकंड ईयर का एक स्टूडेंट है, बाकी चीजें तुम इसके बारे में देख सकते हो। वो बताता है कि प्रिंसिपल फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर सभी चीजों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपने डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट को सख्त रखूंगा, कोई भी रूल को ब्रेक नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसे सजा मिलेगी। वो यूं ही और भी काफी सारी बातें करते हैं। एंड हाँ, ये जो बंदा है ये लियांग नहीं है, ये भी सेकंड ईयर का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है हानसेन। लियांग ने इस बंदे को जियाओलिन के बारे में बताया था, जिसके बाद ये इस बंदे से मिला और अब ये दोनों जा रहे हैं जियाओलिन को पकड़ने के लिए। एंड हाँ, इस बंदे ने ये सारी चीजें पॉइंट के लिए की है। हानसेन सोच रहा था कि वो बंदा क्लास मॉनिटर है, इसका मतलब उसके पास काफी सारे पॉइंट होने चाहिए। वेल ऑफ कोर्स, जो कि जियाओलिन के पास है भी 800 पॉइंट। ये सारी बातें सोचने के बाद ये दोनों गेट को ओपन करके अंदर जाते हैं, लेकिन क्लासरूम के अंदर इन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। हानसेन भी काफी हैरान था कि कहाँ आखिर वो बंदा गया कहाँ पर, मैंने उसे यहीं बंद किया था। चेन्यू पूछता है कि आखिर क्या हुआ। हानसेन बताता है कि नहीं कुछ नहीं, मैंने इस रूम के अंदर से एक आवाज सुनी तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है वो स्टूडेंट यहीं पर छुपा हो। फिर हम दरवाजे के पीछे देखते हैं जियाओलिन को, जो कि अपने सांसें रोककर बहुत ही मुश्किल से चुपचाप वहीं पर खड़ा था। ये दोनों पूरे क्लासरूम के अंदर जियाओलिन को ढूंढने का ट्राई करते हैं लेकिन वो इन्हें दिखाई नहीं देता। चेन्यू बोलता है कि दरवाजा बाहर से बंद था तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि अंदर कोई मौजूद हो, मेरे ख्याल से तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। हानसेन मुंह बनाते हुए बोलता है कि हाँ ये पॉसिबल है, शायद ही हो सकता है कि मुझे कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो। ये बोलकर वो गुस्से में सोच रहा था कि आखिरकार वो बच्चा गया तो गया कहाँ। हम उसी के जस्ट पीछे देखते हैं जहाँ से जियाओलिन चुपचाप इस रूम से बाहर निकल चुका था। वो तुरंत ही भागते हुए फॉरेस्ट के अंदर आता है और बोलता है कि बाल 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 बचा, मैं वहाँ पर फंस ही गया था। अगर उन सभी को ये पता चल गया कि फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट बाहर घूम रहा है तो फिर मेरे पॉइंट काट लिए जाएंगे। सच में कितने संयोग की बात है। वो एकदम ही सही टाइम पर मेरे पास आए जब मैं उस क्लासरूम के अंदर बंद था। सभी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि कोई मुझे टारगेट करने का ट्राई कर रहा है। ये सब बातें बोलने के साथ ही जियाओलिन की नजर पड़ती है आसमान में मून के ऊपर। जियाओलिन को आसमान में दिखाई देते हैं 2 मून। दिने देखते हुए वो बोलता है क्या यहाँ पर 2 मून हैं? इंस्ट्रक्टर ने कहा था इस एकेडमी को नॉर्मा वर्ल्ड की तरह डिजाइन किया गया है, तो फिर क्या उस वर्ल्ड के अंदर भी 2 चांद हैं? फिर वो आगे बढ़ते हुए सोचता है कि मैं क्लासरूम के अंदर वापस से नहीं जा सकता, मुझे कहीं और जाना चाहिए, किसी ऐसे प्लेस पर जहाँ पर मुझे कोई ढूंढ न सके। एंड हाँ, वो जब ये सारी बातें सोच ही रहा था तभी हम उसके साइड में देखते हैं उसी पहले वाले ड्रैगन को,
जियाओलिन ने भी इस ड्रैगन को सेंस कर लिया था एंड वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि वो इसका सामना नहीं कर सकता। इस ड्रैगन की नजर भी जियाओलिन के ऊपर पड़ गई थी जो कि बस घूर घूर कर उसे ही देख रहा था। जियाओलिन सोचता ये तो वही ड्रैगन है जिसे मैंने सेरेमनी के अंदर देखा था, क्या ये मेरे ऊपर अटैक करेगा? जियाओलिन के सोचने के साथ ही हम देखते हैं इस ड्रैगन को जो कि उठकर खड़ा हो चुका था एंड इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में ये जियाओलिन के ऊपर अटैक करने वाला है। डर की वजह से जियाओलिन यहाँ से भागने लगता है, ये सोचते हुए कि मैं इसका नाश्ता नहीं बन सकता, मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना होगा, मुझे भी जिंदा रहना है। थोड़ी देर तक यूं ही भागने के बाद उसे अपने सामने एक हाउस दिखाई देता है, तो फिर जियाओलिन डिसाइड करता है कि मैं इस घर के अंदर जाऊंगा। घर के अंदर जाने के बाद वो एक राहत की सांस लेता है कि चलो अब वो ड्रैगन मेरा पीछा नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं सेफ हूँ। एंड हाँ, तभी जियाओलिन की नजर पड़ती है इस घर के गार्डन में जो कि सच में काफी सुंदर था। यहाँ पर लगे वेजिटेबल उसकी बॉडी से भी ज्यादा बड़े थे, मतलब कि बहुत बड़े बड़े। और अगर हम बाकी फ्रूट्स की बात करें तो वो भी देखने में काफी स्वादिष्ट लग रहे थे। इसी बीच जियाओलिन की नजर पड़ती है सीधा एक चिकन के ऊपर, जिसे देखने के साथ ही उसके मन में सीधा ख्याल आता है उसे खाने का। लेकिन तभी वो चिकन फायर ब्रेथ का यूज करते हुए जियाओलिन के ऊपर अटैक करने लगता है। वो भी काफी हैरान था कि रुको, फायर ब्रेथ आखिर ये क्या है? वो चिकन जियाओलिन के ऊपर अटैक करके उसे मार नहीं वाला था, लेकिन तभी कोई बीच में उसकी गर्दन को पकड़कर उसे वहीं पर रोक लेता है। जियाओलिन भी थोड़ा हैरान था कि आखिर ये पर्सन कौन है जिसने इस चिकन को इतनी आसानी से रोक लिया। वो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? वो आदमी बोलता है कि ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, तुम इतनी रात को बाहर क्यों निकले? इसके अलावा तुम मेरे घर में घुसकर मेरा चिकन चुराने की कोशिश कर रहे हो, आखिर तुम हो कौन? उसके ये बोलने के साथ ही ये दोनों थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं, कोई भी एक दूसरे की बातों का जवाब नहीं दे रहा था। जियाओलिन एक बार फिर से पूछता है कि माफ करिए, लेकिन क्या ये मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप हैं कौन? वो आदमी बताता है कि मैं हूँ सांग जुनलांग लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से। और आखिरकार तुम हो कौन जो कि मेरी टेरिटरी में घुसा है और उसे मेरा नाम भी नहीं पता? एंड हाँ, ये पर्सन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर है। वो आगे बोलता है कि तुम फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट हो, तुम्हें रूल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद तुम रूल को ब्रेक करके बीच रात में घूम रहे हो, क्यों? इसके अलावा तुम्हारी वजह से मेरा ये चिकन भी डर गया। आखिरकार इन सभी चीजों की कंपनसेशन कौन करेगा? उसकी बातों को सुनकर जियाओलिन बोलता है कि मुझे माफ करिए, मैं यहाँ पर गलती से आ गया, मेरा यहाँ पर आने का कोई भी इरादा नहीं था। उस ड्रैगन से बचने के लिए मैं चुपचाप यहाँ पर आ गया, मैंने किसी भी रूल को जानबूझकर ब्रेक नहीं किया। प्लीज आप एक बार मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। फिर इसके बाद जियाओलिन उसे अपने सभी चीजों के बारे में बताता है कि मैं किस तरह से क्लासरूम के अंदर फंस गया, फिर मुझे ढूंढने के लिए वहाँ पर कुछ लोग आ गए, तो फिर मैं उनसे बचने के लिए भागा, तभी मेरे सामने आ गया वो ड्रैगन एंड आखिरकार मैं यहाँ पर आ गया। जियाओलिन की सारी बातों को सुनने के बाद सॉन्ग बोलता है क्या तुम उस छिपकली की बात कर रहे हो? चिंता मत करो, वो किसी को भी हार्म नहीं करेगा। वैसे तुम दिखने में इतने ज्यादा कमजोर हो कि मेरे ख्याल से वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, तो फिर डरो मत। जियाओलिन यहाँ पर ये सोचता है क्या सच में ये पर्सन उस बड़े से मॉन्स्टर को छिपकली बोल रहा है? सच में क्या बकवास है। सॉन्ग आगे बोलता है कि जहाँ तक क्लासरूम के अंदर बंद रहने की बात है तो फिर ये एक नॉर्मल ट्रिक है जिसका सभी लोग यूज करते हैं। जियाओलिन बोलता है तो फिर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि किसी ने जानबूझकर मुझे क्लासरूम के अंदर बंद किया था? वो बताते हैं कि हाँ बिल्कुल, एक्सचेंज पॉइंट के लिए, क्योंकि यही यहाँ पर सब कुछ है। इसका यूज करते हुए तुम किसी भी चीज को बाई कर सकते हो, रेयर रिसोर्सेस को एक्सचेंज कर सकते हो। उन सभी बास्टर्ड ने पॉइंट की वजह से तुम्हें फंसाया ताकि तुम्हें फंसाने के बाद वो तुमसे पॉइंट ले सके। पहले वो तुम्हें इस चीज के लिए प्रवोक करेंगे ताकि तुम रूल को ब्रेक करो, और फिर इसके बाद इस सभी चीजों को सेटल करने के लिए वो तुमसे पॉइंट लेंगे। और हाँ, तुम्हारे ये जो पॉइंट है वही तय करेंगे कि तुम नेक्स्ट क्लास के अंदर जाओगे या फिर नहीं जाओगे। और अगर तुम अपने पॉइंट को नहीं गंवाना चाहते तो फिर अच्छे बच्चे बनो और 100 पॉइंट मुझे दे दो कंपनसेशन के तौर पर। जियाओलिन यहाँ पर गुस्से में ये सोच रहा था कि सच में ये सभी लोग कितने बेकार हैं। उन्होंने सबसे पहले जानबूझकर मुझे फंसाया और फिर इसके बाद मुझे पकड़ने का ट्राई किया ताकि वो मुझसे पॉइंट ले सकें। सॉन्ग आगे बोलता है कि बच्चे यूं ही खड़े मत रहो, जल्दी से अपना जवाब सुनाओ, क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग आते ही होंगे। अगर उन्होंने एक बार तुम्हें पकड़ लिया तो फिर रूल ब्रेक करने के तौर पर तुम्हें काफी सारे पॉइंट उन्हें देने होंगे कंपनसेशन के लिए। इसी बीच इस घर के बाहर से दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जियाओलिन काफी हैरान था। सॉन्ग बोलते हैं देखो वो सभी लोग यहाँ पर आ गए तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम क्या बोलते हो, क्या मैं उन सभी को तुम्हारे हवाले कर दूं? मतलब कि तुमको उन सभी के हवाले कर दूं? जियाओलिन बोलता है कि सीनियर, आपने मुझे उन सभी के बारे में काफी कुछ बताया है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप मुझे यूं ही फंसाएंगे। सॉन्ग बोलता है कि सच में तुम काफी स्मार्ट हो, मैंने तुमसे बात करके बिल्कुल भी गलत काम नहीं किया। वेल, क्या तुम्हें कुकिंग आती है? इस बात को सुनकर जियाओलिन काफी हैरान था, क्या कुकिंग? फिर वो याद करता है अपने अर्थ वाले लाइफ को जहाँ पर वो डब्बे वाला खाना खाता था, मतलब कि उसे कुकिंग नहीं आती, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग तो आती है। सॉन्ग बोलता है कि वेल, अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो फिर मुझे इसके अलावा और किसी भी चीज की जरूरत नहीं, मैं उन सभी से निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा एक भी पॉइंट नहीं कटेगा, मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी देता हूँ। लेकिन तुम्हें मेरा छोटा सा काम करना होगा, इस चिकन को ले जाओ, इसे अच्छे से बनाओ, मेरा काफी दिनों से
से चिकन खाने का मन कर रहा था। जियाओलिन बोलता है क्या मुझे इसे बनाना होगा। वो बताते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पास दो चॉइस है, पहला इस चिकन को बनाओ और दूसरा मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा। इस बात को सुनकर जियाओलिन बोलता है कि ठीक है, मैं आपके लिए इस चीज को बनाऊंगा। सॉन्ग बोलते हैं कि देखो, तुम जानबूझकर अपने मन से इस चीज को बना रहे हो, मैंने इसे बनाने के लिए तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया है, क्या तुम मेरी बात समझ गए। जियाओलिन ऊपर से हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैं आपकी बात को समझ गया, आपने इस चीज को बनाने के लिए मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया है। लेकिन वो अंदर से काफी गुस्से में था कि हाँ तुम ही मुझे फोर्स कर रहे हो इस चीज को बनाने के लिए। फिर जो सॉन्ग है वो सामने की तरफ इशारा करते हैं कि तुम उस घर के अंदर जाकर छिप जाओ, तब तक मैं बाहर उन सभी से निपट कर आता हूँ। इस बात को सुनकर जियाओलिन उस घर की तरफ जाते हुए बोलता है कि सीनियर, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। फिर हम घर के बाहर इन दोनों का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों सॉन्ग के आने का वेट कर रहे थे। बाहर आते हुए सॉन्ग बोलते हैं कि जूनियर चेन यू, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि काम करने की वजह से तुम भूखे हो और तुम यहाँ पर आ गए कि मैं तुम्हें कुछ खिला दूंगा। चेन यू बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर आया था पेट्रोलिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि आपका जो पालतू जानवर है वो काफी अजीब बिहेव कर रहा है, तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है कोई अजनबी आपके घर में घुस गया हो, हम उसी चीज को यहाँ पर चेक करने के लिए आए हैं। वैसे मिस्टर सांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी देर रात तक आप अपने चिकन के साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करेंगे, सच में क्या बकवास है। सॉन्ग बोलते हैं तो फिर क्या तुम्हें पता चला आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, मेरा पेट फालतू बिहेव क्यों कर रहा था? अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारे पास फालतू का टाइम था, इस वजह से तुम यहाँ पर आ गए दखल देने के लिए। अगर तुमने इस मामले को अच्छे से हैंडल नहीं किया है, इसका मतलब इसमें तुम्हारी गलती है। उनकी बात को सुनकर हानसेन चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारा डिपार्टमेंट पूरे एकेडमी के अंदर पेट्रोलिंग करता है, आपका लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट इसी चीज के अंदर आता है, तो फिर हम इन सभी चीजों की जांच भी कर सकते हैं। उसकी इस बात को सुनकर सॉन्ग गुस्से में बोलते हैं कि मैं यहाँ पर चेन यू से बात कर रहा हूँ, ना कि तुमसे। क्या तुम्हारे डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद नौकर मेरे बीच में इंटरप्ट करेंगे? वो यहाँ पर और भी काफी सारी बातें बोलते हैं कि अगर तुम इस तरह से बिहेव करते रहे तो फिर मैं तुम्हारा रिपोर्ट करूंगा। एंड उनकी इन सभी बातों को सुनकर हानसेन कुछ और भी बोलने वाला था, लेकिन चेन यू उसे बीच में ही रोक लेता है। वो सॉन्ग से बोलता है कि सोन जुनलांग, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यही आता है कि प्रिंसिपल्स का यूज करके आखिरकार लोगों के ऊपर प्रेशर कैसे क्रिएट करें। डॉन एकेडमी के अंदर मौजूद सभी को ये बात अच्छे से पता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ वो सी रैंक के रेटिंग के बराबर है। अगर प्रिंसिपल ने पर्सनली तुम्हें अपॉइंट नहीं किया होता तो फिर तुम्हारी पावर को देखते हुए ऐसा लगता है तुम सेकेंड ईयर के अंदर क्वालिफाइड होने के भी लायक नहीं, मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारी पावर तुम्हारे पोजीशन से मैच नहीं कर रही, तो फिर तुम हमें रूल के बारे में मत बताओ। यहाँ पर उनकी ये सारी बातें जियाओलिन चुपचाप पीछे से सुन रहा था। वो सोचता है कि चेन यू नाम का ये पर्सन सीनियर के साथ काफी बुरा बिहेव कर रहा है और उसके हिसाब से इनकी पावर सी रैंक से भी ज्यादा कम है और प्रिंसिपल ने इन्हें पर्सनली अपॉइंट किया है। आखिरकार ये है कौन? लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेन यू सॉन्ग के पास आता है और उनसे बोलता है कि मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर सॉन्ग उसे मना कर देते हैं। वहीं इन दोनों को देखते हुए जियाओलिन परेशान हो रहा था कि कहीं बाई चांस ये दोनों आपस में फाइट ना करने लगे। दूसरी तरफ जो मिस्टर सॉन्ग है वो हंसते हुए बोलते हैं कि चेन यू, ये बात जानते हुए कि मुझे काफी हाई लो के बारे में पता है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर चालाकी दिखाने की हिम्मत करते हो, सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं। उनकी बातों को सुनकर हानसेन चिल्लाते हुए बोलता है कि मिनिस्टर, भले ही प्रिंसिपल के साथ आपका रिलेशन काफी अच्छा हो, लेकिन इसके बावजूद आप एकेडमी के रूल को ब्रेक नहीं कर सकते। डिसिप्लिन डिपार्टमेंट के पास इस चीज की अथॉरिटी है कि वो कभी भी और कहीं भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। वो जब ये सारी बातें बोल रहा था उसी समय जो चेन यू है उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपेयर होता है, उसमें बताया जा रहा था कि जो प्रेसिडेंट है वो तुम्हें कॉल कर रहे हैं। इस बात को सुनकर चेन यू बोलता है कि ठीक है, उन्हें कनेक्ट करो। अपेयर होने के साथ ही जो प्रेसिडेंट है वो बोलता है कि चेन यू, आखिरकार तुम जैसा इंटेलिजेंट पर्सन ऐसा काम कैसे कर सकता है? मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि मिनिस्टर सॉन्ग को छोड़कर तुम तुरंत ही वापस आ जाओ, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बात को सुनकर चेन यू बोलता है, लेकिन क्यों, हम बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और कुछ भी नहीं। वो सोच रहा था कि फाइनली मेरे पास एक मौका था कि मैं सॉन्ग के स्किल को पहचान सकूं, लेकिन शायद इस बार मैं ऐसा नहीं कर सकता। वहीं साइड में जो हानसेन है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि बिल्कुल सही, हम वापस नहीं आएंगे, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है और हम वो करेंगे। ये बातें बोलते हुए वो ये भी सोच रहा था कि अगर वो नया बच्चा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में छुपा होगा तो फिर वो हमें कभी भी नहीं मिलेगा, हमें उसे ढूंढना होगा। उन सभी की बातों को सुनकर प्रेसिडेंट थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रिंसिपल और पूरी की पूरी एकेडमी हमेशा मिनिस्टर सॉन्ग का साथ देगी, तो फिर जो भी करना सोच समझ कर करना, और वैसे भी वो जो भी करेंगे एकेडमी के भलाई के लिए करेंगे, तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम उनके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम वगैरह को क्रिएट मत करो और चुपचाप वापस आ जाओ। इस बात को सुनने के बाद चेन यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अफसोस की बात की वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। वो तुरंत ही पीछे घूमते हुए बोलता है कि चलो हम यहाँ से निकलेंगे। वो यहाँ से जाते हुए ये भी बोलता है कि मिनिस्टर सॉन्ग प्लीज ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। सॉन्ग बोलते हैं
हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं भी तुमसे यही बात कहना चाहूंगा कि अपना ध्यान रखना। फिर इसके बाद वो जियाओलिन के पास आते हैं, जहाँ पर जियाओलिन उनसे माफी मांगते हुए बोल रहा था कि मिनिस्टर स्वांग मुझे माफ करना, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मेरी गलती थी। ये बातें बोलते हुए जियाओलिन ये भी सोच रहा था कि वो दोनों मिनिस्टर स्वांग से काफी बदतमीजी से बात कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद प्रेसिडेंट ने कहा एकेडमी के अंदर इनकी काफी रेपुटेशन है, क्या ये बात सच में सच है? जियाओलिन के बात को सुनकर मिनिस्टर स्वांग बोलते हैं कि तुम ज्यादा मत सोचो, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये मेरे लिए बस ऐसा ही था कि पीस ऑफ केक। वो बस मेरे घर की तलाशी लेकर मुझे परेशान करना चाहते थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वैसे अब चलो चलते हैं क्योंकि चिकन बनाने का टाइम हो गया। जियाओलिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल चलिए। वैसे मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि मुझे ये अच्छे से बनाना नहीं आता। स्वांग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर उसका टेस्ट थोड़ा बुरा रहेगा तो भी हम खा लेंगे, दिक्कत नहीं होने वाली। फिर इसके बाद ये सभी लोग अच्छे से चिकन वगैरह बनाने लगते हैं। उसके ऊपर तेल वगैरह लगाने के बाद उसे मिट्टी के अंदर लपेट कर और फिर इसके बाद उसे काफी लंबे टाइम तक फायर के अंदर भूनते हैं। यहाँ पर जो जियाओलिन है वो ये सोच रहा था कि जब स्टार्टिंग में मुझे एकेडमी के अंदर लाया गया था उस समय मैं काफी हैरान था, लेकिन अब धीरे धीरे करके मुझे इसकी आदत होती जा रही है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। इसी तरह से धीरे धीरे करके 2 घंटे बीत जाते हैं और फाइनली अब ये चिकन बनकर तैयार था। जियाओलिन यहाँ पर ये सोच रहा था कि ये मेरा पहली बार है जब मैंने ऐसे किसी चीज को बनाया। वैसे दिखने में काफी अच्छा लग रहा है तो फिर हाँ टेस्ट अच्छा होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास किसी शेफ की स्किल है और आगे चलकर मैं बनूंगा एक ग्रेट शेफ। सॉन्ग भी इसे देखते हुए बोलते हैं कि बच्चे ये सच में काफी टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस। फिर वो इसका एक पीस जियाओलिन को भी देते हुए बोलते हैं कि ये लो तुम इसे भी ट्राई करो। जियाओलिन बोलता है क्या सच में आप इसे मुझे देना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि आप इसे अकेले खाएंगे। सॉन्ग बोलते हैं कि देखो तुमने ये चीज काफी मेहनत से बनाई है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले इसे टेस्ट तुम्हें करना चाहिए। इस बात को सुनकर जियाओलिन बोलता है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था तो फिर हाँ मतलब मुझे भूख लगी थी। फिर इसके बाद जियाओलिन चिकन को खाना शुरू करता है, जहाँ पर सॉन्ग उससे पूछते हैं कि आखिरकार ये कैसा है। जियाओलिन बताता है कि काफी टेस्टी। सॉन्ग बोलते हैं कि मैं चिकन की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बॉडी की बात कर रहा हूँ कि आखिरकार तुम्हारी बॉडी तुम्हें कैसी फील हो रही है। जियाओलिन बोलता है क्या मेरी बॉडी, वो तो नॉर्मल है पहले की तरह, क्यों कुछ हुआ है क्या? लेकिन ये बोलने के साथ ही जियाओलिन को फील होता है पेन, बहुत ही जबरदस्त पेन, जिसे कि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जियाओलिन की ऐसी हालत को देखकर सॉन्ग बोलते हैं ब्रदर क्या तुम्हें पेन हो रहा है? वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें इसके अलावा और कुछ भी फील हो रहा होगा, बस एक बार इस चीज को बर्दाश्त करो, क्योंकि अगर तुम इसे एक बार पार कर लेते हो तो फिर तुम काफी आगे निकल जाओगे। यहाँ पर जियाओलिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वो सोचता है तो अब मुझे समझ में आ गया कि आखिरकार तुमने उस चिकन को क्यों नहीं खाया, तुमने सबसे पहले वो मुझे क्यों दिया। इस चिकन के अंदर कुछ गड़बड़ी थी और शायद इसे खाने के बाद हो सकता है मैं जिंदा ना बचूं। ये सारी बातें सोचते सोचते जो जियाओलिन है वो यहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं उसके माइंड के अंदर का सीन, जहाँ पर उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही थी। हालांकि इसके बावजूद जियाओलिन को बहुत ही पेन हो रहा था, उसकी नसें फटी जा रही थी। वो सोचता है कि दर्द दर्द बहुत ही दर्द हो रहा है, मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ऐसा लगता है मेरी बॉडी फट जाएगी। ये सच में बहुत ही पेनफुल है, आखिरकार मैं इसे कैसे रोकूं। इसके अलावा मेरी बॉडी के अंदर पावर का एक नया सेंसेशन भी फील हो रहा है। जियाओलिन के ये बोलने के बाद हम देखते हैं सॉन्ग को, जहाँ पर वो एक असाइनमेंट देख रहे थे, मतलब कि उस चिकन की डिटेल को। एंड इसके अंदर उस चिकन के बारे में सब कुछ बताया गया था कि उसका वेट कितना है, उसकी जेनेटिक क्या है, वो टॉक्सिक है कि नहीं है। एंड हाँ इस चिकन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसे खाने के बाद जियाओलिन नहीं मरने वाला। वो अपने कॉपी के अंदर कुछ और भी चीजें लिखते हुए बोलते हैं कि शायद मुझे इसके अंदर थोड़े बहुत और चेंजेस करने होंगे, वरना आगे कुछ गड़बड़ हो सकती है। वैसे फिलहाल तो मुझे वेट करना होगा, जब तक ये बच्चा उड़ नहीं जाता तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आखिरकार इसके फायदे क्या हैं। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियाओलिन को धीरे धीरे करके होश आ रहा था। वो सोच रहा था कि मेरा पूरा सर घूम रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसी बीच मिनिस्टर सॉन्ग भी जियाओलिन के पास आते हुए बोलते हैं तो फाइनली तुम उठ गए। सॉन्ग को यहाँ पर देखने के साथ ही जियाओलिन चौंक कर उठता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि सॉन्ग मुझे भरोसा नहीं हो रहा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, क्या तुम भी बाकियों की तरह मेरा यूज करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के लिए? उसकी बातों को सुनकर जो सॉन्ग थे वो बोलते कि शांत हो जाओ, चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं, तुम्हारी जान बिल्कुल भी खतरे में नहीं है, बस तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। जियाओलिन बोलता है कि आखिर तुम्हारी बातों का मतलब क्या है कि मेरी जान खतरे में नहीं है, मुझे इतना पेन हो रहा था, मैंने उसे काफी मुश्किल से बर्दाश्त किया था। सॉन्ग बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन प्लीज एक बार तुम कम से कम शांत हो जाओ। वैसे सबसे पहले तुम एक बार फिर मेरी बात को मानो और तुरंत ही अपने सिस्टम पैनल को ओपन करो। उनके बातों को सुनकर जियाओलिन बोलता है क्या मैं सिस्टम पैनल को ओपन करूं? वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, बस एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देखो। जियाओलिन बोलता है कि वेल अगर आप इतनी बार बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं आपके ऊपर भरोसा कर लेता हूँ। ये बोलने के बाद जियाओलिन अपने सिस्टम पैनल को ओपन करता है, जहाँ पर उसका एट्रीब्यूट पहले सब कुछ मिलाने के बाद न हो रहा था, लेकिन अगर हम इस बार हर एक चीज को काउंट कर देते हैं तो फिर ये होता है 13, मतलब कि उसके 4 पॉइंट इंक्रीज हो चुके हैं और उसकी एबिलिटी भी थोड़ी बहुत पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है। इस चीज को देखकर जियाओलिन काफी हैरान था। वो परेशान होते हुए बोलता है कि मेरी पावर 1 से बढ़ गई, मेरी फिजिकल एबिलिटी 2 से बढ़ गई और फिजिकल अटैक करने की एबिलिटी -F से F पर पहुंच चुकी
चुकी है। आखिरकार ये पॉसिबल कैसे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हुआ कैसे। इसके अलावा जियाओलिन की जो बेसिक फिजिकल फिटनेस है वो भी लेवल 3 पर पहुंच चुकी थी। एंड इन सभी चीजों को देखकर जियाओलिन काफी हैरान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सिर्फ और सिर्फ एक ही रात के अंदर ये सब हुआ कैसे। एंड यहाँ पर जियाओलिन के सिस्टम पैनल को देखने के बाद सॉन्ग भी काफी खुश थे। वो बोलते हैं चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हारी एक एबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, मैं इसे भी काउंट कर लेता हूँ। फिर वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फाइनली ये काम कर गया, मेरी मेहनत रंग लाई। इसी बीच जो जियाओलिन है वो बोलता है कि मिनिस्टर सोंग, आपने इन सभी चीजों की एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर की है तो फिर ये जानने का हक मेरा है कि आखिरकार आपने मेरे साथ किया क्या। सोंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। तो फिर चलो सबसे पहले तुम यहाँ पर आराम से बैठ जाओ और फिर बात करते हैं। वो जियाओलिन को चिकन के बारे में बताते हैं जिसे कहा जाता है हाई बर्ड आयरन क्राउंड चिकन। वो बताते हैं कि एक नई प्रजाति का चिकन है जिससे कि मैंने नॉर्मल वर्ल्ड और इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद एक दूसरे चिकन की क्रॉस ब्रीडिंग का यूज करके बनाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई पर्सन अचानक ही पुराने वर्ल्ड से नए वर्ल्ड के अंदर आ जाता है तो फिर उसके साथ क्या होगा। जियाओलिन बताता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे इस चीज के बारे में पता है और मैंने पहले भी इस थ्योरी को सुन रखा है। अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो फिर वो इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद बैक्टीरियाज को हैंडल नहीं कर पाएगा और शायद बस कुछ सेकंड के अंदर ही उसकी जान चली जाएगी। सॉन्ग बताते हैं कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, ये एकदम ऐसा ही है। अगर मैं तुम्हें सीधा इस वर्ल्ड के किसी चिकन को खिला देता तो फिर शायद तुम्हारी जान चली जाती, तुम उसकी पावर को हैंडल नहीं कर पाते। इसी वजह से मैंने क्रॉस ब्रीडिंग का यूज किया, उससे एक नए चिकन को तैयार किया और जिसका रिजल्ट हमें ये मिला। जैसे जैसे करके तुम पावरफुल होते जाओगे, इस इन्वायरमेंट के अंदर ढलते जाओगे और फिर इसके बाद तुम नए वर्ल्ड के अंदर जा सकते हो। उनकी बातों को सुनकर जियाओलिन बोलता है कि हाँ अब मुझे समझ में आ गया कि प्रिंसिपल की बातों को सुनकर जो प्रेसिडेंट है वो इतना हैरान क्यों था। एंड हाँ ये वही बात है कि टॉप 3 में आने वाले लोगों को नए वर्ल्ड के अंदर भेजा जाएगा। वेल फिर इसके बाद ये थोड़ी बहुत और बातें करते हैं जो कि हमारे किसी खास काम का नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें कुछ काम की बातें बताना चाहूंगा। जैसे कि तुम एक आइटम का यूज करके अपनी पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बढ़ा सकते हो। मतलब कि जियाओलिन अगर वापस से उसी चिकन को खाता है तो फिर इसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होने वाले, वो सेम रहेगी। बट अगर वो किसी नए आइटम को खाता है तो फिर हाँ उसकी पावर बढ़ जाएगी। एंड ये दोनों आपस में डील करते हैं कि जब भी कोई नया एक्सपेरिमेंट होगा जियाओलिन उसे अपनी बॉडी के ऊपर करने के लिए तैयार है, बस शर्त ये होनी चाहिए कि उससे जियाओलिन की जान न जाए। ये सब होने के बाद जियाओलिन पूछता है कि आखिरकार मैं कब तक सो रहा था। सॉन्ग बताते हैं कि पूरे 2 दिनों तक। इस बात को सुनकर जियाओलिन हैरान होते हुए बोलता है क्या पूरे 2 दिन, आखिर आप ये क्या बकवास कर रहे हैं। सॉन्ग बताते हैं कि चिंता मत करो, मैंने ऊपर बात कर ली है और रूल ब्रेक करने की वजह से तुम्हारे पॉइंट वगैरह नहीं कटने वाले। अगर तुम चाहो तो फिर तुम आज भी यहाँ पर रुक सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। उनकी बातों को सुनकर जियाओलिन उनका थैंक्स करता है और यहाँ से जाते हुए बोलता है कि नहीं मुझे जाना होगा, मैं रुक नहीं सकता। सॉन्ग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन आज रात तुम्हें मेरे पास वापस से आना, इस बात को याद रखना। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। काफी लंबे टाइम के बाद फाइनली हम कैंटीन के अंदर देखते हैं यूए को। उसी की साइड में वांग और हानसेन आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ पर वांग हानसेन के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा था कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ, मैंने उसे बंद करके रखा था तो फिर आखिरकार तुम उसे क्यों नहीं पकड़ पाए। हानसेन चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी फालतू की बकवास बंद करो, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि आखिरकार हमें वहाँ पर क्या क्या करना पड़ा। वांग चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इस चीज से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, उसने रूल को ब्रेक किया है, इसके अलावा वो 2 दिनों से गायब है। मेरे ख्याल से उसके पॉइंट कटने चाहिए, पॉइंट नहीं कटने चाहिए बल्कि उसे एकेडमी से बाहर निकाल देना चाहिए। एंड हाँ अगर कोई एकेडमी से बाहर निकलता है तो फिर उसकी याददाश्त को मिटाकर उसे वापस से रियल वर्ल्ड के अंदर भेज दिया जाएगा। इन सभी की बातों को सुनकर यूए भी सोचती है कि जियाओलिन, ऐसा लगता है कि 2 दिन हो गए जब से मैंने उसे देखा नहीं। बट जब ये बातें सोच रही थी उसी टाइम यहाँ पर एंट्री होती है जियाओलिन की, जो कि बोलता है यूए आखिरकार तुम कैसी हो। जियाओलिन को यहाँ पर देखकर यूए काफी हैरान थी। वो बोलती है कि जियाओलिन आखिरकार तुम 2 दिन तक कर क्या रहे थे। जियाओलिन बताता है कि ये काफी लंबी स्टोरी है तो फिर मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। जियाओलिन को यहाँ पर देखकर वांग बोलता है कि जियाओलिन आखिरकार इस बच्चे की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। फिर वो जियाओलिन के पास जाते हुए बोलता है कि अरे क्या ये हमारे एक्टिंग मॉनिटर जियाओलिन हैं, तुमने रूल को ब्रेक किया है, तुम 2 दिन क्लास में नहीं आए, इस वजह से मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पर भी नहीं आना चाहिए। आखिरकार तुम्हें यहाँ पर एंट्री कैसे मिली, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि एक ट्रेस तो ट्रेस ही रहेगा, अगली बार जो एग्जाम होगा मैं तुम्हें उसके अंदर दिखाऊंगा कि असली पावर होती क्या है। अपने इस लाइफ के अंदर तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना करो, लेकिन तुम कभी भी मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते। उसकी इन सही बातों को सुनकर जियाओलिन बोलता है सच में तुम काफी अच्छा बोल रहे हो, बोलते रहो मैं सुन रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर वांग को गुस्सा आ चुका था। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बिहेवियर, आखिरकार ये बिहेवियर कैसा। एंड फिर वो जियाओलिन को काफी सारी बातें बोलता है, उसे काफी बार बुला बड़ा बोलता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। इसी बीच जो यूए है वो जियाओलिन से बोलती है कि शायद तुमने इस चीज को नोटिस नहीं किया। जियाओलिन बोलता है क्या नोटिस नहीं किया, लेकिन क्या। वो बताती है कि एग्जाम का डेट चेंज हो चुका है, पहले वो 3 महीने बाद था लेकिन अब वो 1.5 महीने बाद है। एंड इस बात को सुनकर जियाओलिन भी काफी हैरान था कि क्या
बस 1.5 महीने। इसका मतलब अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, मुझे काफी मेहनत करनी होगी। आज क्लास है बेसिक मेडिटेशन की और मैं पहले ही से 2 दिन मिस कर चुका हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी सभी को ओवरकम करके आगे बढ़ना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं ये करूंगा कैसे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड एंड होता है। एंड हाँ, इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो सच में काफी क्रेजी होने वाला है। मैं सोच रहा था इस सीरीज को छोड़ने के बारे में, बट जब मैंने इसे रीड किया उस समय मुझे पता चला कि सच में आगे चलकर इस सीरीज काफी क्रेजी है। तो फिर हाँ, मैं इस सीरीज को नहीं छोड़ने वाला। इसका नेक्स्ट एपिसोड तुम्हें काफी जल्दी देखने को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायनारा।